गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? ठीक हो सर? प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर हरिओम, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927753780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। यदा मतस्यावतरेण हरिणावेदयोद्धिता तदा शेषाय तत्र बुभेदा शागम अवात्मान यतश्रेयबायातो ज्ञाता केनचिन्दिता तस्मान् चरकानामान्यासो खयात्रेषु चित्तमण्डले सवात्चरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन चासोऽयं भंसो रुजा पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम् अहित्रेयः पते नमः। अहित्रेयः पते नमः। शीट ला के वो डाल दो। पते क्रैक हुई है ना, तो फिर वो साइड से एक उतनी साइज की या थोड़ी बाहर निकलती हुई, थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती है। हाँ, एक शीट और फिर उसके ईंट रख देना चारों तरफ। सत्ता जी अपना थोड़ा सा माइक बंद रख लें। कोई बात नहीं। गुल्म चिकित्सा हमने प्रारंभ करी थी और कल उसका जो है एक प्रकार से बड़े इशाए नवाया कर दिया था, बाकी और कुछ नहीं किया था। आज से गुल्म प्रारंभ करेंगे और गुल्म का हमारा ये दूसरा पार्ट है। मेरे हिसाब से तो पार्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को इतने डिटेल में बताना पड़ता है और हर चीज को देखते हुए। तो मैं सबसे यही चाहूंगा, क्योंकि कल के जो था, देखो कितना इम्पोर्टेंट जो चीज थी दिमाग में आ गई, पूछ लिया और वो बता दी। अब सुबह से फोन आ रहे हैं, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है, एक बार जो है हमें फिर उसको बता दीजिए जो हिस्सा में इनका था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इस लोग इसको जो है एक बार वहां जाके सुन लो और फिर उसके बाद में नहीं समझ में आता है तो बता दो। तो होता क्या है ना कि बीच बीच में जो दिमाग में किसी ने पूछा, अगर वो चीज आ गई और पूछ लिया तो फिर मैं वो उसको पूरा ही बता देता हूँ ज्यादातर। लेकिन अभी मैंने बताया नहीं है वो सब। जो आपको कल जितना मुझे जरूरत लग रहा था मैंने उतना आपको बता दिया था। उसका एक अलग ही पूरा लेक्चर है और वो कम से कम 7-8 लेक्चर हो पाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ये जो एनाफाइलेक्सिस होती है, एंटी रिएक्शन होते हैं शरीर के अंदर, एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन आयुर्वेद के हिसाब से कैसे देखें, इनको सबको एक उसमें
चैप्टर में ही मैंने जो है उसको लिखा है, वो तो सन 2013 में ही मैंने उसको लिख दिया था। बस उसमें थोड़े से संशोधन करने पड़ रहे हैं, वो बीच बीच में कर देते हैं। तो फाइनल जब ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसमें इसी तरह से लिखा जाएगा। यही कारण है कि मैं लेट कर रहा हूँ कि जो चीज छूट गई है या मेरे को लगता है कि इसकी भी जरूरत है, तो वो जो है इसमें समावेश कर दिया। अब सबसे पहले जब गुल्म का हम शुरू करते हैं तो फिर करते हैं जो मेन चीज होती है कि स्थान कहाँ होता है गुल्म का, और गुल्म का स्थान किन किन जगहों पर हो सकता है। आचार्यों ने संभावित रूप से कहाँ कहाँ बताया है और वो होता भी है। और फिर एक एक करके जो गुल्म को आखिर कितने भागों में, और यहाँ तक कि हमारे एक नए जो वैसे तो नई नहीं बल्कि हम कहेंगे कि हमारे जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चटर्जी, इनकी जो शारीर क्रिया विज्ञान की किताब है उसमें तो गजब ही कर दिया है। और उसका भी आज मैं पूरा, लेकिन उसको मैंने लिखा गुल्म में है क्योंकि वहां जब गुल्म को जाके जब हुई थी तब इसमें समझ में आने की थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ लिखा कि इनको हम यहाँ लिखते हैं। तो पहले हम गुल्म का स्थान देख लें। और गुल्म का स्थान जो मुख्य रूप से बताया है वो कोष्ठ में बताया है। अब जब कोष्ठ की तरफ जाते हैं, हमको क्या होता है कि हम प्रत्येक चीज को कोई शब्द बोलें तो उसका एक तात्पर्य होना चाहिए और उसका एक कनेक्शन होना चाहिए और उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और जब हम कोष्ठ देखेंगे तो जो आचार्य ने जो है जो कोष्ठ का विवरण दिया है, पहले हमको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कहीं पर किसी भी डिजीज का जो अधिष्ठान है उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम संशय में पड़ जाएंगे कि ये भी गुल्म है और ये भी गुल्म है। तो ऐसी संप्राप्ति कई जगह बन सकती है। तो पहले हम कोष्ठ को जान लें तो उसके बाद फिर ठीक रहेगा। तो यानी कोष्ठ का मतलब मैं आपको प्राइमरी स्कूल से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि हम ये इसका कनेक्शन एक दूसरे से करते चले जाएंगे और फिर पूछिए हमको आराम से समझ में आती चली जाएगी। तब गुल्म का जो बताया था कि कोष्ठ, अब यहां पर जब कोष्ठ का आया तो पहले थोड़ा सा ये भी देख लें। अपने अपने प्रकोपक कारणों के योग से प्रकोपित हुए दोष कोष्ठ में, हृदय। अब कोष्ठ में क्या क्या मेन था, वो कहाँ कहाँ था, उसके हिसाब से गुल्म के हिसाब से तीन ऑर्गेनों को मिले, तीन जगह मिली। और वो तीन में से दो तो बिल्कुल स्पेसिफिक थी और तीसरा था, तो तीसरा उन्होंने कह दिया कि तीसरा यहाँ भी हो सकता है। और वो हम आपको पूरा हिंट दे रहे हैं, उसके बाद हिंट क्या दे रहे हैं पूरा बता ही रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप दो पहले समझ लो। बोले एक तो हृदय और एक बस्ती, और दूसरा हृदय और बस्ती के बीच में जो हमारी मध्यकाय है उसमें, ये तीन जगह जो है वो कुष्ठ को, वो क्या नाम है, गुल्म को इन्होंने रखा कि यहीं पर भी ज्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन कभी कभी गुल्म जो है वो हमारे फुफ्फुस के अंदर भी हो जाता है, और कभी कभी गुल्म जो है वो हमारे जो अवयव हैं, और जो अवयव बताए हैं बाहर, एक रोगों का मार्ग बताया है। और वो रोगों का मार्ग बताया है कि जो हमारा होस्ट है वो एक रोगों का मार्ग है। वो फुफ्फुस में भी हो सकता है, वो वृक्क में भी हो सकता है, वो आम पचना आमाशय में भी हो सकता है, वो हृदय में भी हो सकता है। ये जो है ये सब चीजें हैं, ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल इनको, जैसे कि एक मैं आपको इंग्लिश में वर्ड समझा देता हूँ कि हार्ट डायलेशन, हृदय गुल्म जब हार्ट डायलेट करता है तो उसको भी हृदय गुल्म की श्रेणी में हम रखकर उसकी चिकित्सा अगर करते हैं तो वो फलीभूत होती है। ऐसे ही हम आगे देखें। अपने अपने प्रकुपित कारणों के योग से कुरकुत प्रकुपित हुए दोष कोष्ठ में, हृदय में और बस्ती के मध्य में जब स्थान संचय करते हैं, अथवा कौन सा दोष, यहां पर यह समझने की जरूरत है कि हमारा जो स्थान है वो किस चीज का है, स्थिर अथवा
स्थिर एवं वायु के विषम प्रभाव के कारण वृद्धि को, हिरास्य को युक्त अथवा रूक्ष अथवा कृष्ण, यहां समझने की जरूरत है, इसको मैं वो करूंगा थोड़ा सा इलेबोरेट नीचे। रूक्ष अथवा कृष्ण अरुण वर्ण की शिराओं के तंतुओं के जाल से सर्वस्त्र व्याप्त जिस वर्तुल, वर्तुल का मतलब एक पिंड आकार की वर्तुल ग्रंथि को उत्पन्न करते हैं, उसे गुल्म कहते हैं। अब यहां पर हमको ये समझने की जरूरत है, जब हम आगे तो लेके जाएंगे तो फिर देखेंगे कि आखिर गुल्म को हम अपनी जो कॉपी पे है उसका चित्रण कैसे करते हैं। क्योंकि बायोलॉजी और आयुर्वेद ये दोनों चित्रों पर और अचित्रों पर, यानी कि हमारी जो मेडिकल हमारी आयुर्वेद है वो चित्रों पर ही आधारित है, और हम उसको अगर चित्र में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये गुल्म है। अन्यथा रटते रहो कि गुल्म यहाँ हो गया कि गिल्म वहां हो गया। चरक ने, सुश्रुत ने जब कहा कि हृदय स्तरवान्ते, मैं इसका वो बता दूंगा आपको, ये जरूर लिखनी बहुत जरूरी है। सुश्रुत उत्तर स्थान में अध्याय 42 में चौथा 4वां श्लोक है, चौथा। और हृदय हृदयस्त्योनांतरे ग्रंथा संचारी यद वाव चला, वायु के चलो, चया अपचयमान वृत्ता चा गुल्म इत कीर्तति। ये सुश्रुत ने कहा और चरक ने उस पर कमेंट्री कर दी। स्पर्शोलंब पर पिंडितलान, पर पिंडित त्वात, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में 7वां श्लोक, उन पर उन्होंने जो है सुश्रुत के उसी पर कमेंट्री की। और चरक ने गुलुम में दोष के परपिंडित, परपिंडित का मतलब जो, परपिंडित का मतलब वायु कहीं पर भी किसी भी दोष का दोष संशोषण नियम लगा के वहां उपस्थित कोई भी दोष हो, वहां उपस्थित कोई मल हो, उसमें से क्या जो स्नेहांश पार्ट है, जो उसका जलियांश पार्ट है, उसको वो सोखेगी और उसको परपिंडित कर देगी, घुमा देगी, वर्तुलीकरण का नियम लागू करेगी। अर्थात एक स्थान पर संघात, संघात का मतलब वहां पर उस पर जिस स्थान पर वो है, अगर अकेली है तो वहां संघात करेगी, रुक जाएगी वहीं पर, संघात के रूप में स्थित होकर स्पर्श गम्भ होने का उल्लेख चरकाचार्य कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपके पास गुल्म का आया है तो जिस स्थान पर आप वो बताएगा कि हाँ दर्द हो रहा है, तो वो कहेगा कि उसको छूने से भी दर्द हो रहा है। और आप देखेंगे, हम चिकित्सा में भी देखते हैं, जब हम कहता है पेशेंट अक्सर बोलता है कि गुल्म मतलब मेरे दर्द हो रहा है पेट में, तो हम जब निशान लगा हाथ पल्पिटेशन करते हैं तो वो कहता है कि यहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो स्थितियां हमको देखते हैं कि कहीं टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं कोई किसी तरह प्रकार की स्थिरता तो नहीं है, कहीं पर कोई किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इस तरह की हम जो चीजते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इसमें नहीं जाता है कि एक स्थान पे बता रहा है और छूने से ही बता दे रहा है, हो सकता है इसको गुल्म हो। अब जरा कोष्ठ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कोष्ठ के बारे में बहुत कुछ कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि कोष्ठ में जो हमारे जितने भी बताए हैं, कि कोष्ठ का एक मैं बता चुका हूं कि कोष्ठ में हमको और कहीं पर भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे जो अपने वैद्यगण हैं वो, और या ज्यादातर वो एक ही चीज में भ्रमित होते हैं, पर वो हो जाते हैं आम पच्चन आमाशय, तो उसको आप लिख सकते हैं। बाकी तो कोष्ठ में जितने 13 ऑर्गेन है वो सभी कोष्ठ के अंदर ही हैं, और उसको मध्यकाय कहा कि ये मध्यकाय है, और इस मध्यकाय में ही जो है वो गुल्म की उत्पत्ति होती है, जिसमें सभी ऑर्गेन हैं ज्यादातर, लेकिन आम पच्चना आमाशय इसको अलग अलग भागों में आप लिख सकते हैं। है आम पक्वाशय। अब यहाँ पर ये आम पक्वाशय जो आप लिखेंगे तो इसका एक विस्तृत वर्णन दूंगा मैं आज, जो शायद आपको कभी सुना भी नहीं। वो विस्तृत वर्णन आपको इसलिए दिया जाएगा
क्योंकि वहां पर धातु अग्नियां काम करती हैं, वहां पर जठर अग्नियां काम करती है, वहां पर जो हमारी भूत अग्नियां हैं वो काम करती हैं। और अग्नियों का सिद्धांत आपको पता ही है कि जिस रूप में होता है वहां अग्नि महाभूत प्रधान होता है, और उसका अग्नि का सिर्फ एक ही काम होता है, पाचन। और इसके आधार पर पवन जी गाड़ी में ऐसा है, इसके आधार पर फिर जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले तो आप लिख लो, आम पक्का, आम पक्वास है इजिकल टू आमास है और प्लस पक्वास है। ये लिख लेना, क्योंकि ये आगे बहुत बताऊंगा मैं आपको, दिमाग में जब बहुत जल्दी कंफ्यूज होगा। और ये ऐसी चीज है जो मिलेगी कहीं नहीं। हाँ मिलेगी, मैं किताब बता दूंगा, उसमें मिल जाएगी। सर रिपीट करिएगा प्लीज। आम पक्वास है, आम पक्वास है इजिकल टू आमस है प्लस पक्वास है। लिख लिया? जी सर। अब आमाशय के नीचे तीर लगाओ और पक्वाशय के नीचे तीर लगा दो। अब एक भाषा सुनो, सुनते चले जाना और अच्छी तरह से समझते चले जाना, और फिर जो तीर है इसके नीचे लिखते चले जाना। पहले मैं बात करता हूं फेफड़ों की। फेफड़ों का मतलब फुफ्फस। फुफ्फस में बाह्य वायु का प्रवेश हो तो हमने सांस खींच ली। इसको सिर्फ केवल सुनना है, भी लिखना बाद में। हमने सांस खींच ली, प्रवेश हो गया। उस काल वह वायु पर जो हमने सांस खींची है उस पर धात्व अग्नि की उस पर क्रिया होने के पूर्व वो आम ही रहती है। समझ में आ गया? थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बढ़िया बात। हमने सांस ली, सांस लेने के बाद जैसे ही हमने सांस ली, फुफ्फुसों में पहुंची, और उस समय तक जो हमारी वायु थी बाहर की, वो क्या है, वो आमिकी अवस्था में है, उस पर कोई भी क्रिया नहीं हुई है। और जैसे ही उसने धातु अग्नि की क्रिया कहाँ, फेफड़ों के अंदर हुई, उससे पहले तो वो आमी थी। जब धात्व अग्नियों ने क्रिया करके और उसमें से बेकार की जो चीज थी वो अलग कर दी, और जो सही वाली चीज थी वो प्राण वह स्रोत उसको दे दी, आम ही होता है। और अतः उस समय जो निश्वास के समय, यानी कि फुफ्फुस आमाशय पदवाच्य होते हैं। आमाशय हम कैसा भोजन डालते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो क्या वो अपक्व होता है, पक्व होता है, अपक्व? दोनों हो सकते हैं सर। खाना जब खाते हैं तो बॉडी के हिसाब से वो पक्व होता है, बिल्कुल अपक्व होता है। पानी पी बॉडी रहे के हैं हिसाब से अपक्व। अपक्व बस। होता है सर। हाँ, तो आप वो बाहर बाहर वाली जो अग्नि है उसका तो आप जिक्र ही मत करो। हमें बाहर वाली अग्नि से कोई मतलब नहीं है। हमने चावल को कच्चा खाया, हमने चावल को पूरा भात की तरह बना के खा लिया, चावल का हमने रबड़ी बनाई वो खा ली, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जब वो बॉडी के लिए गया तो वो अपक्व ही है ना। जी सर। जी सर, जी सर। आमाशय क्या है? अपक्व आहार का एक स्थान है जिसपे विभिन्न पाचकों रसों के द्वारा वो आमाशय, मतलब कहना चाहिए जो खाना है हमारा, जो हमारा फूड है, उसका पाचन किया जाता है। और ये विभिन्न अवस्थाएं जब गुजरती हैं तो गृहिणी तक जाती हैं, और वहां तक पूरी तरह से प्रसाद भाग अलग हो जाता है। हो गया ना? जी सर। किसी का दिमाग अगर किसी काम में चल रहा है तो इसमें बिल्कुल छोड़ दे वो, क्योंकि ये चीज
सरल बहुत है, एक चीज समझ में आ जाएगी तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही गृहिणी से भोजन उतरता है, फिर वो पक्व होता चला जाता है, और अंत में उसका क्या होता है, क्या करता है पक्वाशय, उसको बाहर निकाल देता है। यही तो काम करता है। कोई एक लोग हाँ बोला करो। जी जी सर। सर। जी सर। यस सर। अब जब हमने वायु ली, और वायु लेने के बाद फेफड़ों में गई, जब तक उस पर धातु अग्नियों की क्रिया नहीं हुई तब तक वो आम थी। और जैसे ही धातु अग्नियों की क्रिया हुई, उससे पहले धातु अग्नियों की क्रिया करने से पहले वो जो हमारा फेफड़े थे, जो हमारे लंग्स थे, वो आमाशय सदृश थे। ठीक है सर। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जब वो मतलब कहना चाहिए वो थे, तब उन पर जब क्रिया हुई धातु अग्नि की, तब उसने जब पाचन किया, तो श्वास छोड़ते समय उच्छ्वास काल में इसमें दूषित वायु स्थित होता है, और ये वायु धातु अग्नि की क्रिया के द्वारा हुए पाक का परिणाम होने से पक होता है। अतः इनसे निर्गमन काल में यही फुफ्फस पक्वाशय कहे जाते हैं। अब समझ में आ गया? जी सर। कोई संशय? नहीं सर। ठीक। अब जरा नीचे आ जाते हैं। अतः अतः वृक्कों के जिस भाग में, अब मैं सीधे कहां जा रहा हूं? सर ये रिपीट कर दो, धातु अग्नि की क्रिया से पक हुई वायु। सर ये थोड़ा स्किप हो गया। देखो, हमने सांस ली, जिस समय सांस ली, जो वायु हमारे बाहर से गई वो अपक्व थी। थोड़ी हाँ देर जी के लिए सर, ये थोड़ी तो क्लियर है। हाँ क्लियर हो गया। अब जब अंदर से हम वायु को छोड़ने के लिए, अपान वायु जब वायु को लेने के लिए, छोड़ने के लिए आमाशय में आई, जी। मतलब सॉरी फेफड़ों में आई, तो वो छोड़ने के लिए आई वहां पर, तब हमने सांस बाहर निकाली। हाँ जी निकाली सर, ना? ठीक। उस निकालने से पहले उस पर धातु अग्नियों की क्रिया हुई, और जो सही पार्ट था बॉडी का उसने वहीं रोका, और जो बेकार वाला पार्ट था उसको निष्कासित वायु के रूप में हमने बाहर छोड़ दिया। जी सर, ठीक आ है, गया? थैंक यू। हाँ जी, उस हाँ जी, थैंक यू। उस समय ये जो फुफ्फस है हमारे, वो पक्वाशय की तरह काम कर रहे हैं। अब दो संज्ञाओं का एक ऑर्गेन में किस तरह से काम हो रहा है, जिस समय गया आमाशय कहलाया, वायु अंदर गई तो आमाशय कहलाई, आम का पाचन हुआ, धातु की क्रिया हुई, और उसने जो स्वच्छ वायु बना के हमारे शरीर को दे दी। और वहां जाने के बाद जब वो छोड़ के आई, और छोड़ने के लिए जब फुफ्फस में आई, तो जो वायु दूषित थी, उस वायु दूषित में से दूषित वायु को बाहर किया, अच्छी वाली वायु और जो कंटेंट थे उसको अंदर ही रहने दिया, और फिर उसको बाहर छोड़ दिया। जैसे पक्वाशय समग्र शरीर से उपस्थित जो दोष बेकार वाले होते हैं शरीर से, वो बाहर निकाल देता है, सेम क्रिया वही जो है फुफ्फस में हो रही है। एक ऑर्गेन दो तरह का कार्य कर रहा है। यहां मैं गुल्म को समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ये ध्यान रखना। ये चीज अगर समझ में आ जाएगी तो आपको आगे सब कुछ समझ। तो ये सर चीज इसको सर हम थोड़ा सा मैं एक उस तरह लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, इनहेल हम करते हैं, तो इनहेल करते वक्त जब तक वो फुफ्फुस में रह रही है एयर जो हमने ली, जब उस पे धात्वग्नि का काम हो रहा है, वहां पर उसका पाचन कर रही है धात्वग्नियां, तो वो आमाशय का रूप है, वहां पर हम ये मान सकते हैं। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं धात्वग्नि का काम होने के बाद, जब वो बेकार वाली वायु निकल रही है जो एक्सेल होती है, तब हम उसको पक्वाशय समझ सकते हैं। यस, ठीक है सर? मैं यही समझाना चाहता जी जी, ठीक है सर। हूं। अब जरा वृक्क पे आ जाए। वृक्कों के जिस भाग में सर्वदैहिक रस, सर्वदैहिक का रस का मतलब ये नहीं कि उसमें सबसे ज्यादा रक्त जा रहा है। सर्वदैहिक रक्त का मतलब प्रत्येक ऑर्गेन से इकट्ठा होकर जो रक्त वहां उसमें जा रहा है वो है रस, मतलब सर्वदैहिक रस रक्त रहता है। वह आमाशय
एवं जिस भाग में मूत्र है वह पक्वाशय कहा जाता है। मैंने ग्लोमुलर जो है आपका ग्लोमुलर है, क्या बोलते हैं उसे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस सर। देखो उसके भी आयुर्वेद में भी 3 पार्टी करे गए हैं, वो आज आपके सामने है। फिल्ट्रेशन, धातु अग्नि की क्रिया, इधर उधर करो, इसको खींचो, इसको अंदर लाओ, इसको बाहर करो। यहाँ पर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर होती है। एंड दैट जिस भाग में, वृक्क के जिस भाग में सर्वदैहिक रस रक्त रहता है वह आमाशय कहलाता है, और जिस भाग में मूत्र रहता है वह पक्वाशय कहलाता है। आया समझ में? जी सर। बड़ी कठिन डगर है पनघट की ऐसे ना। हाँ, लेकिन समझा ऐसा दूंगा कि हाँ। सेम सर, जैसे आपने इसका भी ऐसे ही बोला ना सर, जैसे लंग से दोनों वर्क करता है, ऐसे ही हमारा वृक्क भी सेम काम करता है आमाशय का टाइप का भी। जब तक वो पूरा का पूरा बॉडी से रक्त उसके अंदर जाता है, तो जैसे मतलब हम आमाशय में खाना जाता है वैसे ही वो रक्त उसमें गया वृक्क में, तो वो आमाशय लायक वर्क करेगा। जब वो मूत्र द्वारा उसको बाहर हाँ, जब उसे छाने, बाहर निकालते हैं, हाँ, इसको बढ़िया तरह से आप तब वो पक्वाशय लायक काम करेगा। जी, इसको बढ़िया तरह से पवन जी आप बढ़िया तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बढ़िया तरह से एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा इसमें चले जाओ। तब का आपने कहा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन से सब ये हुआ कि उसमें जितने भी वो थे उसने लायक समझे ना समझे उसने बाहर निकाले, यानी कि धातु अग्नि का काम हुआ, आप अंदर जाओ बाहर जाओ, निकाल दिया। मूत्र प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचा। वहां पर फिर क्या हो रहा है, एक प्रकार से जांच हो रही है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। जो सही है बॉडी के अंदर करो, जो गलत है उसको नीचे करो। और करते 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 कहां तक पहुंच गया, वो ग्लोमेरुलर के उस पार्ट में पहुंच गया जहां पर क्या थी, जहां पर पूर्ण रूप से मूत्र जो है बन जाता है। क्या पार्ट होता है, कौन सा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स। वहां पर मूत्र का पूरा निर्माण हो गया, अर्थात वहां पर क्या हो गया, वहां पर पूर्ण रूप से वो पक्क हो गया, और वहां पर उसका नाम अगर हमने पक्वाशय रख दिया। इसलिए आचार्यों ने आम पचना आमाशय की इतनी बड़ी व्याख्या कर दी कि हम सोच भी नहीं सकते। सर ये तो हर एक पार्ट में होगा बॉडी के, तभी तो गुल्म समझ में आएगा। कोष्ठ जैसे अंतर्गत, फुफ्फुस में हाँ हाँ, हुआ, ब्रेक में हुआ, सारे पार्ट्स में ऐसे ही दोनों पार्ट बने रहे। जहां जहां बॉडी से निष्कासित पार्ट होते हैं, जहां जहां बॉडी से मल मूत्र आदि का विसर्जन वायु करती है, वहां वहां उस ऑर्गेन में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। बशर्ते यह है कि वो अपने बहिर्मुखी स्रोतों के द्वारा मल मूत्र आदि जो विकृत दोष हैं उनको बाहर निकाले। वही अंग ऐसे होते हैं जिनमें आम पचना आमाशय की ये संज्ञा दी गई। आगे देखें, कोष्ठ अंतर्गत अन्य अवयवों की भी जो डॉक्टर साहब ने इसी प्रकार व्याख्या की है, मैंने अपने गुरु को लिखा है। एक मिनट, मेरा एक कॉल आ रही है, मैं जरा थोड़ा सा आप बात करो। मैं हेलो हेलो। जी डॉक्टर साहब। जब तक कोई भी एक बंदा जिसने पूरा समझ लिया और ब्रीफ में समझा दे, मैं भी थोड़ा सा देर में जुड़ा, जब तक डॉक्टर साहब कुछ कॉल अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे अभी लंग्स की व्याख्या को इस तरह से करा कि वहां लंग्स को आमाशय और पक्वाशय दोनों रूप में बताया कि जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और
जब तक हम इनहेल करके वो लंग्स में रहती है तब तक वो आम की कंडीशन में ही मानते हैं, और जब उस पे धात्वग्नियां काम करके उसका सेपरेशन करती हैं उसमें कि ऑक्सीजन ली, बाकी सारी चीजें फिल्टर हुआ, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो हमारी तब तब उसको हम आमाशय रूप मान सकते हैं कि वो आमाशय की तरह फंक्शन कर रहे हैं। और फिर उसके जी बाद जब हम एक्सहेल की प्रोसेस है जिसमें हम वहां से मतलब वो कहते हैं कार्बोनेटेड एयर बाहर निकाल रहे हैं, प्योर एयर का बाहर निकालते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो फुफ्फुस है वो वहां पर पक्वाशयगत रूप और कार्य कर रहे हैं। जी तो इस तरीके से समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने यही चीज एग्जाम्पल वृक्क के साथ समझाया है कि जब वहां पर सारा कुछ रक्त जो जा रहा है, रस वाला रक्त जो गया वहां पर, तो वहां पे जो काम होता है पहले जाके उसका सेपरेशन होना, फिल्ट्रेशन होना, तो वहां पे भी धात्वग्नियां काम करती हैं। तो उसको हम आमाशय समझ सकते हैं। जिस तरह हमारे आमाशय में अन्न का पाचन होता है, पूरा सेपरेशन होके ब्रेक डाउन होता है और फिर ग्रहणी तक जाता है, तो पूरी पाचन क्रिया होती है, इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस वृक्क में भी उसी तरह होता है। तो वहां पर उसको आमाशय समझ सकते हैं। और जब वो लोअर पार्ट में जाके वहां से पूरा निकलता है, जब मूत्र पूरा निकल रहा है अपना डिस्टल ग्लोमेरुलर उसमें से, तब उसको हम पक्वाशयगत समझ सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने यही चीज समझाई कि हम उनको दोनों मतलब हर ऑर्गन में इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं, आमाशय और पक्वाशय दोनों। इसका मतलब हर आर्गन का, जैसे सपोज वृक्क है उसका उसमें तो आमाशय पक्वाशय दोनों समझ ही सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नेफ्रॉन को भी उसमें भी हमें ये लगे छोटे छोटे आमाशय पक्वाशय, यही समझना चाहिए ना। जी, ये ये एक पॉइंट है, यही मेरे अभी माइंड में थॉट आ रहा था कि बिल्कुल ये सेलुलर लेवल पे भी इसी तरीके से काम हो रहा है पूरा। जी और लंग्स के मामले में जब हम जाते हैं लंग एल्वेलाई में ये जो प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, तो फिर वहां पर तो दोनों पार्ट एक ही जगह पे हो जाएंगे, आमाशय और पक्वाशय। तो यहाँ पे तो इस नहीं प्रोसेस डॉक्टर जी साहब, प्रोसेस वही को नहीं, समझाना था सर कि एक अगर ही हम जगह एक नहीं होता है, पर अवयव हमको की उसको बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ता हम उसको एक जी ऑर्गन की तरीके से बात कर रहे हैं ना कि ऑर्गन क्या है, वहां पर अगर उसके सेल के लेवल पर जाएंगे तो फिर तो वो बिल्कुल एक अलग से फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। लेकिन एक अवयव दो फंक्शन किस तरीके से शरीर का कर रहा है, हमें उसे किस तरह से समझना है, मेरे ख्याल अभी सर यही बात एक समझाना चाह रहे हैं। फिर आगे वो शायद बताएंगे कि वहां पे वायु का क्या रोल रहेगा, तब गुल को लेना चाहेंगे सर शायद। प्रणाम चलिए सर, मैं एक थैंक ऐड यू जी करना चाहती हूँ। जी 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 दूसरा बिल्कुल सर, जी जो सुश्रुत ने कलाओं का वर्णन किया है ना, तो मैंने पढ़ा था कि पुरुषधरा कला के जो उसमें आते हैं श्लोक में, तो उन्होंने सारे ऑर्गन्स के कोष्ठ ऐसे शब्द करके आया था। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो शायद सर आगे भी बताएंगे। पुरुषधरा कला जिसका वर्णन है, तो उसमें रेफरेंस बोलिए मैम। जी थैंक यू मैम। सुश्रुत ने जो पुरुषधरा कला बोली है ना, तो उसमें कोष्ठ का भी वर्णन आता है। तो कोष्ठ में तो सारे ऑर्गन्स आ गए, तो ये कला सारे ऑर्गन्स में रहती है, जो ही अभी सर वो ही सभी डिटेल में हमें गुल्मक के बारे में बता रहे हैं इसमें। यानी हर एक ऑर्गन में रहती है, हृदय, फुफ्फुस, जो जो 13 ऑर्गन्स बताए ना, वहाँ पुरुषधरा कला का वर्णन उन्होंने किया है। मैम आप उसके बारे में तो नहीं बोलना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि हर मतलब 7 कलाएं हैं, 7 धातु हैं और 7 आशय हैं, उस बारे में, और उनका हाँ, आपस में वही वही बता रही कनेक्शन थी। रहता है। हाँ, वही हाँ बता रही थी। तो उसमें ऐसा मैंने भी बहुत सोचा है, उसमें तो कुछ कनेक्शंस मिले हैं उसके, समझ आए थे, जैसे बकवास का, वायु का, और पुरीश्वर कला का और अस्थि का, ये आपस में कनेक्शन होता है। तो वायु की अगर विकृति होगी तो अस्थि की विकृति वहां से होना ही है। फिर पुरीश्वर कला का संबंध रहेगा, पकवाशय का रहेगा, फिर उसके मल हो गए अस्थि धातु के, तो एक ये कनेक्शन रहता है। फिर ग्रहणी है, ग्रहणी का संबंध फिर
पित्तधरा मज्जा धातु कला से रहता है, पित्तधरा पित्तधरा कला से मज्जाधातु। रहेगा। हाँ, तो इस तरह से रहेगा। फिर मांस धरा कला है, तो उसका त्वचा की जो लास्ट लेयर होती है ना मांस धरा कला, तो वहाँ का उस तरह से कनेक्शन रहता है। तो बाकी का वो उतना मुझे समझ नहीं आया उसका। तो मतलब 4-5 चीजें हैं, जैसे श्लेष्म धर कला मुझे ऐसा लगता है कि ये आमाशय में होती है और उसका कफ से संबंध है। तो ऐसे मतलब है, लेकिन मुझे डिस्कशन भी किया था मैंने काफी बार, लेकिन उससे मुझे मिला नहीं बहुत ज्यादा उसमें। चलिए हरिओम सर आ गए, मुझे लग रहा है कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू मिल सभी जाए, के लिए। मिल जाए। अच्छा बताया शुभम ने। अच्छा बोला शुभ, बढ़िया। इन्हीं चरकाचार्यों ने 15 कोष्ठक अंग 15 जो कोष्ठ के अंग हैं, उनमें आमास है, उनमें पक्वास है, उसमें उत्तरगुद, उसमें अधरगुद, उसमें क्षुद्रांत, उसमें स्थूल के साथ साथ यकृत, किलिया, वृक्क, क्लोम। क्लोम एक सानिग्ध शब्द है, उसको जल्दी कर नहीं पाए हैं, उसको लिख दिया है गुरुजी ने, फुफ्फुस। बपावहन पैंक्रियास, ये भी सानिग्ध शब्द के हिसाब से लिखा गया है। और हृदय की भी गणना करते हुए कोष्ठ शब्द का, यहां पर देखिए, मैं आपको शुरू में क्या करके आया था, क्या हेडिंग था? गुल्म का स्थान कोष्ठ में। कोष्ठ शब्द का जो सुश्रुत मत अनुसार व्यापक अर्थ लिया गया है। अभी सोनाली जी कह रही थी सुश्रुत में मैंने पढ़ा, सुश्रुत अनुसार व्यापक अर्थ ही लिया गया है। और उधर जब रोगी परीक्षा में कोष्ठ शब्द एक अन्य अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, और इससे अभिप्रेत ये होता है कि प्रस्तुत रोग पर विवेचन कल्प की क्रिया किस प्रकार होती है, इस अर्थ में तो कोष्ठ शब्द का संबंध केवल मुख से मल द्वार पर्यंत स्थित मार्ग के साथ ही होता है। अतः कोष्ठ शब्द का अर्थ विद्वांत होते हुए भी मध्य मार्ग यही प्रतीत होता है कि प्रकरण भेद से इसका तत् अर्थ लिया जा सकता है। गुल्म अधिकार में तो आचार्यों ने गुल्म के स्थान कंठरव से कहे हैं। कंठरव से पृथक ही बता दिए गए हैं। और सुश्रुत ने गुल्म के सामान्य स्थानों की स्पष्टता करते हुए गुल्म के जो आश्रय अधस्थान 5 बताए हैं, वो क्या है? उदर के दोनों पार्श्व, हृदय, नाभि और बस्ती। हृदय, नाभि और बस्ती, इनको 5 को आचार्यों ने, सुश्रुत आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा। यहां हृदय का गुल्म के अधिष्ठान के रूप में निर्देश करने पर जो टीकाकार डढ़र हैं, उन्होंने इन स्थानों को उदरगत कहा है। और ये चिंता है कि आय हृदय गुल्म का अर्थ कतिपय चिंतक कहीं डायलेशन से तो नहीं लेते। आगे इतनी विवेचना करने के बाद कलाओं का वर्णन है, जो अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि कलाएं हमें कहां पर कैसे समझ में आएंगी। तो वो कलाएं पर जब हम जाते हैं तो हमको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, और उसका पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कलाएं अक्सर हम छोड़ जाते हैं, और छोड़ के जाते हैं वो समझ में नहीं आती, और आती हैं तो बहुत समय के बाद समझ में आती है। लेकिन इस प्रकरण में कलाएं पूरी समझाती हैं। इससे पहले जरा एक बात और देख लें, क्योंकि जो गुल्म है वो हम लोग अभी करके नहीं आए।
केवल उसको इतना बता के आए कि यहाँ पर ये होने की पूरी तरह से संभावना होती है और वो भी शास्त्र अनुसार ठीक है। गुल्म शब्द का जो वास्तविक रूप होता है उसको देख लें। गुल्म शब्द का जो मूल अर्थ है उसको हम अपनी भाषा में समझेंगे, प्रकृति के हिसाब से समझेंगे, वैसे नहीं समझेंगे। जैसे कि इसमें ला धातु लट धातु लगा दी है तो इस हिसाब से नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई वो एग्जाम क्लोज नहीं करना। मानव समुदाय, वनस्पति आदि का समुदाय, झाड़ झंकार, इसके सदृश से ये रोग विशाल होता है, अतः भी इसे गुल्म नाम दिया है। चरक ने पिंडत्ववाद के गुल्म इत्त भेद्यते चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में 7वें श्लोक में कहा, पिंडत्वाद गुल्म इत्यविधीते, इस व्युत्पत्ति द्वारा सुश्रोक्त तृतीय व्युत्पत्ति के प्रति आस्था दर्शाई है और गुल्म के अधिष्ठान के ऊपर स्थित मांस आदि ऊपर उभर आते हैं, अतः इसे गुल्म कहते हैं। जरा नीचे देख लें, जो बड़ा ज्वलंत है उसके बारे में अभी तो थोड़ा सी है, लेकिन इसके बारे में फिर हम आगे अगले उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो विषय जो मैंने बताया था इसको आप लोग थोड़ा चिंता करें, मनन करें। मैं इसको पूरी व्याख्या तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन इसका चिंता मनन करेंगे तो बहुत से रोगों जो आगे आएंगे हमारे, रक्त पित्त का बात पिंड का गुल में उच्चते अष्टांग हृदय, जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी को मैं सबसे पहले मतलब कहना चाहिए थोड़ा सा 4 लाइनों में बताऊंगा। उसके बाद तो फिर जो गुल्म की पूरी जब चलेगी संप्राप्ति तो उससे एक एक चीज क्लियर होती चली गई। रक्त पित्त कफा बात पिंडता गुल्म उच्चते, अष्टांग हृदय में निदान स्थान में अध्याय 11 में ये 33वां और 38वां श्लोक है कि टीका में बात प्रकोप बस आतरव रक्त पित्त एवं कफ की पिंड रूप को प्राप्त होने पर गुल्म जिसे कहते हैं वही हमारा फाइब्रॉइड है। लिख लो इसको, आतरव रक्त पित्त और कफ। तो कभी का आपने किसी ने बहुत हम लोग देखते हैं कि आतरव रक्त तो होता है लेकिन वहां पित्त नहीं है, तो वो कफ है, तो वो कफ के हिसाब से उसको देते हैं कि ये है। तो कफ का वहां पर अगर है कुछ तो उसके हिसाब से फिर वो जो फाइब्रॉइड होता है उसकी चिकित्सा होती है, और पित्त के हिसाब से होता है तो उसकी चिकित्सा होती है, लेकिन वो रक्त में यानी कि रक्त में आतरव रक्त जो होता है उसी के साथ ये सब प्राप्ति बनती है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो रख लें, और नहीं तो कोई केस है तो वो रख लें, क्योंकि कोई भी चीज मैं जल्दीबाजी में नहीं करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें ना तो हम कभी ध्यान दे पाते हैं और ना कोई दूसरा समझाने की भी कोशिश करता है। इसलिए आपको सिर्फ आम पचना आमास है कि जो जितनी भी चीज है आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि वहां पर कौन सी चीज पक्क होकर निकल रही है, कौन सी चीज अपक्क होकर निकल रही है। लिवर भी उसमें एक काम करता है कि जितने भी बेकार वाले मटेरियल होता है वो सब बॉडी को दे देता है, किसको, किडनी को दे देता है कि आप छान। तो एक तरफ वो क्या कर रहा है, आम की तरह आमाशय की तरह कार्य कर रहा है, और दूसरी तरफ वो पक्वाशय की तरह कार्य कर रहा है। फिर वहां पर दूसरी प्रोसेस जाके हो रही है, जो जरूरत हो रहा है विरक्त उसको वो आमाशय की तरह पका रहा है उसके लिए, और फिर उसके बाद में पक्वाशय की तरह वो बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी क्रिया में एक दूसरे जो जितने भी अंग हैं वो सब यही काम करते हैं कि पहले हम यहाँ पर अपना काम कर दें, उसके बाद में होता क्या है कि जब लिवर ने अपना काम नहीं किया और उसने वो अपक्व अवस्था में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो बॉडी के अंदर घूम रहा है, और अपक्व अवस्था में जब घूम रहा है प्रोसेस से बाहर निकल आया, एक तो उसकी जो अपक्व अवस्था थी आमाशय के रूप में थी, जो स्थिति आमाशय के रूप में लिवर की थी, वो स्थिति पक्वाशय तक ऐसी ही वो तो चली गई। पक्वाशय तक का मतलब जो लिवर में पक्वाशय तक का काम हो रहा है कि वहां पर उस दोष को वो पक्व करके भेजे, उसने ऐसे ही पास आउट कर दिया। और पास आउट करने के बाद जब वो उसमें घूमा तो विरक्त कह रहा है तेरा काम था ये मेरा काम नहीं था वहां इसको पक्व करना, मैं इसको पक्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे लायक जो है वो महाभूत यहाँ पर है ही नहीं,
जो मैं इससे पक्क करूं वो धातु अग्नियां है ही नहीं, जो मैं यहाँ से पक्क करूं। लिवर साहब, आपके जो दूसरा एक पार्ट था कि पक्का सह का जब आप काम कर रहे थे तो उस दोष को, उस मल को आप मेरे पास में पका के भेजते, और आपने उसको पक्क करके नहीं भेजा। मैं इसको क्या करूं? पाक कर नहीं सकता, बॉडी में बाहर ही भेज दे रहा हूं। जितना हो सकता है निकालूंगा, अन्यथा नहीं निकालूंगा। रोग किसके द्वारा होगा? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? लीवर के द्वारा काम सर लिवर के द्वारा हो। लीवर हाँ। लीवर ने अपना काम करना लीवर अपना काम नहीं किया। तो चिकित्सा किसकी करें? किडनी की या लीवर की? लीवर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लीवर को मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी अगर कोई भी चीज है, अगर हृदय भी एक ऐसा है जो वहां पर साधक पित्त काम क्या कर रहा है। कहते हैं कि वह साधक पित्त है, अवलंबक कफ है, तो काम क्या है भाई? अच्छा, एक चीज मजे की बात ये देखो, जब हम दिमाग से सोचें और दिमाग से सोचने के बाद यहां पर ये देखें कि 5 ऐसे पित्त हैं जो 5 जगह ऐसी जगह उन्होंने छोड़ दिए। एक पित्त कहाँ छोड़ा? एक पित्त छोड़ दिया हमारा सीधे ग्रहणी में, और दूसरा पित्त कहाँ छोड़ा ले जाके? आमा हृदय में। तीसरा पित्त कहाँ छोड़ दिया ले जाके? बोले आंख में, आलोचक पित्त। और चौथा कहाँ छोड़ा? विराजक पित्त स्किन में। और 5वां कहाँ था? आंखों में आलोचक। आंखों में आलोचक, ठीक है, आंखों में आलोचक, हृदय में साधक, तर्पक कफ है सिर के अंदर। हाँ, तने पित्त 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 पित्त, पाचक, हृदय में साधक, हाँ, ब्रांजक स्किन में। और एक रंजक। लिवर में सर, एक कहाँ लिवर छोड़ा? में सर, लिवर रंजक पित्त, ठीक है। रंजक पित्त रह गया ना। हाँ, अब देखो, एक तो हो गया पाचक पित्त और दूसरा हो गया रंजक पित्त। अब पाचक पित्त के दिया ग्रहणी के अंदर और रंजक पित्त दे दिया उन्होंने कहा? आमाशय के फर्स्ट पार्ट में। रंजक पित्त जो है वो दिया उन्होंने लिवर के अंदर। लिवर के अंदर रंजक पित्त दे दिया, रंजन का काम कर रहा है, वहां से इंसाइटिक फैक्टर गुजर के जाता है और रंजन का काम करता है। 2 पित्त एक करीब दे दिए, तीसरा पित्त यहाँ दे दिया और चौथा पित्त हृदय में दे दिया। और 5वां कहाँ चला गया? वो था जो हमारा त्वचा में है, जो विराजक। देखो मजे की बात ये देखो कि जिससे खतरा था वहीं पर ऐसी चीज दे दी कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक पाचन की, अगर कोई भी ऐसी चीज आती है जो आपको नुकसान करेगी, तो मैं यहाँ पर आपके एक बॉडी के लिए एक ऐसा फायर दे रहा हूं ना, जो वहां पर वो जला के भस्म करेगी और आपको बचा के रखेगी। लेकिन मूर्धा के अंदर कोई पित्त ही नहीं दिया उन्होंने, जबकि सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेन माना गया और उसके अंदर कोई भी पित्त नहीं दिया। बोले यहाँ पर पित्त का कोई काम ही नहीं है। बोले क्यों? बोले पित्त का अगर यहाँ पर काम कर देंगे और पित्त यहाँ पर थोड़ी सी उष्णता से अगर अपना काम कर देगा, आदमी पागल होगा, और पागल होने के बाद इंद्रियां अधिष्ठान सौम होती हैं और मन सौम होता है। और जब तक वो अगर इससे कहीं मतलब कहना चाहिए मन को अगर प्रभाव पड़ गया तो ये वहां पर अग्नि उत्पन्न करेगा और आदमी जो है बहुत जल्दी मूर्धा के रोगों से पागल हो जाएगा, मूर्धा के रोगों से बहुत जल्दी होगा। हृदय को क्या दिया? पित्त, साधक पित्त। आपके पास में कोई भी ऐसा अगर मटेरियल आ रहा है जिसको आप पचा सकते हैं, वो आप इसका पाचन करके अलग करें और जो भी बॉडी के लिए दें मल के रूप में भेज दें बाहर, बाकी यूज कर लें। यहाँ स्किन दे दी, जो भी बेकार वाली चीज आए इसको पचाओ और बाहर फेंक दो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बॉडी की देखिए, बॉडी की जो अपनी एक वो है हमारे शरीर में, जो हमारे आचार्यों ने बताया, वो वहां पर ऐसे स्थानों पर पित्त को निर्दिष्ट किया जहां जहां अपक्व चीजें जाकर उसके लायक अगर नहीं मिली और अपक्व ही रही तब उसे बचाएगा कौन? क्योंकि फिर तो वहां पर दिक्कत पैदा हो जाएगी। जब वृक्क में बात आई तो वृक्क को ऐसा दे दिया कि आपको जो भी चीज मिलेगी कहीं से पकी हुई, अगर वो पची हुई नहीं मिलती है तो आप बाहर ना निकालें, और अगर आपको उनके अनुसार जो पक्वाशय का भी काम कर रहे थे, आमाशय का भी काम कर रहे थे जो ऑर्गेन,
अगर वो अपना पूर्ण तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको अगर वो चीज दे रहे हैं कि किडनी जी आप इसको छानो, तो किडनी कह रही है मैं कहाँ से छानूं, आपने तो मेरे छानने लगे वो चीज दी नहीं है। काम आपका था कि इसको पक्व करके मेरे पास भेजो और तब मैं इसको बॉडी से बाहर निकालूंगी, जरूरत होगी उसे रोक लूंगी, अन्यथा इसको बाहर निकाल दूंगी। वो काम, यही कारण है कि हार्ट सब क्या नाम, किडनी सबसे बाद में फेल होती है और उसी से मृत्यु होती है। अचानक अगर हार्ट अटैक पड़ गया किसी को तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर जीर्ण अवस्था में, जीर्ण 80 साल की उम्र में जी रहे हैं और निरोग होकर जी रहे हैं और वैसा कोई रोग नहीं है, तो वो सबसे पहले जो बाद में सबसे पहले जो ऑर्गेन अगर फेल्योर होगा तो वो रीनल फेल्योर होता है और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। कारण कि जितने भी ऑर्गेन थे उनमें वो जो दो प्रक्रियाएं हो रही थी, एक आमाशय की और एक पक्वाशय की, अब सब में विघ्न उत्पन्न हो चुका है। इसे बोलते हैं मल्टी फेल्योर ऑर्गेन। लिवर ठीक काम कर रहा था तो ठीक, हृदय काम कर रहा था तो कोई एक दो दो काम कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। और अगर सभी चले गए तो फिर आगे फिर फाइनली जो है वो किडनी। अच्छा ये चीज बताओ, इससे कुछ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ, बहुत ऊपर चला गया, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सर बहुत अच्छा है, न्यू कंसेप्ट है, कभी सुना ही नहीं है। सर सब कुछ समझ में आ रहा है सर। जी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर अष्टांग हृदय का रेफरेंस बताए, निदान स्थान 11वां अध्याय 35-36 श्लोक सर। हाँ एक मिनट, हाँ 11वां अध्याय श्लोक नंबर 33 से 38 तक। इंग्लिश में बोलिए सर। 33 to 38। ओके सर, यही ज्वर हाँ ज्वर अतिसार वही है ना सर? हाँ हाँ, रक्त पित्ता कफा बाढ़ पिंडता गुल मुचते। सर एक क्वेश्चन पूछना है, ये जितने हाँ। भी ऑर्गन फेलियर होते हैं तो उसमें स्नेह क्षय होके वायु प्रकोपित होना जरूरी होता है ना? किसी भी ऑर्गन का फेल होना, वहां की अपनी जो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्निग्धता की बिल्कुल क्षय होगी और क्षय होने के बाद वहां पर जो पेरिस्टलिक मूवमेंट होंगे वो खत्म हो जाएंगे, अंग निष्क्रिय हो जाएंगे, बस। सर क्योंकि सर जी, क्योंकि सर ये अभी जैसे लू वगैरह लग जाती है तो उसमें भी कई बार जैसे ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, तो उस समय मेरे दिमाग में आया था, तो आपने बताया था ना कि अभी उष्णता है चारों तरफ और वायु अपनी रुक्षता को प्राप्त है और वो क्या कर रही है कि शरीर से भी स्नेह का क्षय कर रही है और शरीर में स्नेह क्षय होता है कई बार, तो ज्यादा स्नेह क्षय हो जाता है, तो कई बार क्या है कि वो बॉडी से भी अगर स्नेह क्षय होगा तो उस कंडीशन में जो है ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी से दिमाग में आया था मेरे। शुभम सर, इसमें जितना भी मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है ना, मान लो कोई भी होता तो वहाँ वायु का सबसे बड़ा रोल होता है, वायु सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला करती है। जब वायु ज्यादा प्रकोपित होगी तो वो सारे स्नेहांश को खत्म करेगी, तभी मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। आप कोई भी व्याधि ले लो, कोई भी व्याधि को आप सोचो, उसमें सबसे ज्यादा वायु प्रकोपित, उसके बाद स्नेहांश खत्म, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर। चाहे वो रीनल फेलियर है, चाहे वो लीवर फेलियर है, कोई भी ऑर्गन का फेलियर आप लगा लो। ये अम्ल पित्त में ही बताया था सर, सिरोसिस वाले। सिरोसिस में भी यही होता है, पहले ही पेटोरिनल, पहले ही जब पंच महाभूतिक चिकित्सा पढ़ाएंगे बताऊंगा मैं, तो इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से महाभूत किस किस जगह पर जाकर अपने ऐसे कर्म करते हैं जो वहां पर रोगों की उत्पत्ति करते हैं और उनकी शांति के लिए किस किस महाभूत की उत्पत्ति होती है, हमको करनी होती है, हमको संस्कार करना। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जो पंच महाभूतिक चिकित्सा है वो, मैं इसलिए थोड़ी ना टाइम लगा रहा हूँ, हो सकता है कि 13 सितंबर के बाद भी मैं आपको टाइम दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं और आपको समझ में ना आए। लेकिन जब तक हम किसी दोस्त के गुणों को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, उसको क्लिनिकली नहीं समझ पाएंगे, तो दोष भी तो पंच महाभूत से बना है।
अगर दोष पंच महाभूत से बना है तभी तो हम जान पाएंगे कि महाभूतों की क्रिया किस तरह से होती है और किस तरह से नहीं होती। इसलिए मैं जो है आपको जो है अभी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, और उसके आधार पर जो है जब हो सकता है कि तेरे से आगे बढ़ जाए, मुझे लगेगा कि हाँ सही है, अब सब सही समय है, फिर मैं जो है आपको वहां पर लेके आऊंगा और एक एक चीज क्लियर, महाभूत से महाभूत, वहां पर कोई भी डिजीज का नाम नहीं लिया जाएगा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ केवल 5 महाभूत तो 5 महाभूत। पृथ्वी महाभूत में अग्नि महाभूत प्रवेश हुआ तब उसका क्या प्रभाव होगा, और अग्नि महाभूत में पृथ्वी महाभूत का प्रवेश हुआ तब क्या होगा। अगर लवण में अग्नि है तो अम्ल में भी अग्नि है। तो अगर मैं वहां 2 महाभूतों की अलग बात कर दूं, एक दूसरे से अलग कर दूं ले जाके, तब वहां पर किस तरह से बॉडी रिएक्ट करेगी, वो चीज आप हम लोगों को तब समझ में आएगी जब हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर इस जो गुण है, इस जो दोष है, इसका ये वाला गुण बढ़ा हुआ है। अगर ये वाला गुण बढ़ा है तब उसमें से हम भूत छांटेंगे कि इस वाले गुणों में कौन सा महाभूत है। सवाल इस बात का है, जब गुणों की विवेचना पदार्थ विज्ञान में की है तब उन्होंने कहा कि गुण आश्रय, तो उन्होंने कहा कि गुण क्या है, बोले कुछ नहीं। गुण कहा, बोले कुछ नहीं है गुण। बोले गुण की परिभाषा, बोले गुण द्रव आश्रय होता है जो कर्महीन हो, जो कर्म रहित हो, जो गुण रहित हो, उसे गुण कहते हैं। अब यहीं पर समझने की जरूरत है, जब गुण है तो वो कर्म रहित कैसे हो जाएगा, और जब गुण है तो वो गुण विहीन कैसे हो जाएगा। और उसी को आचार्य ने गुण कह दिया, बोले यही गुण है। और जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे, पंचभौतिक तो बहुत दूर की चीज रहेगी, नहीं समझ पाए। क्योंकि ये व्याख्या करना जब शुरू से करेंगे कि एक तरफ से आपको फिर जल की और उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कौन कौन से महाभूत किस किस तरह से प्रवेश हुए, और किस किस प्रवेश होने के बाद क्या क्या बना, और वो बनने का औचित्य क्या था, सृष्टि का निर्माण फिर कैसे हो गया, आखिर में जब जल बना और पृथ्वी बनी तो उस समय पर क्या था। जल के ऊपर का पानी, आकाश, आकाश में सूर्य किरण से जो टच होता हुआ पानी है वो पानी, जो पृथ्वी पर गिरा जल वो पानी, इनका चरक संहिता में उल्लेख पूरी तरह से है। और वहां पर फिर वहीं से शुरू होती है कि यहाँ से पंचभौतिक जो है किस तरह से वो अभी पर काम करता है। चलो खैर, अब किसी का कोई केस है वो रख लो, बाकी इसको जो आम पक्वा आमास है, आम पक्वास है, जो 2 भागों में डिवाइड किया, उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि इसी के आधार पर गुण पूरा टिका हुआ है। और कल कलाओं के हिसाब से इसका बता दिया जाएगा कि कलाओं का मतलब क्या है और ये कलाएं किस तरह से काम करती हैं। यही कलाएं आमाशय का और पक्वाशय का दोनों का ही काम इन 4-5 ऑर्गेन के अंदर अर्थात सब 13 कोष्ठक अंगों में काम करती हैं। और इसीलिए उन्हें कलाएं कहा है कि इसी के अंदर, कलाओं के अंदर ही जो कुछ होता है वो इन्हीं के अंदर आमाशय की दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। और तब जाके ये आखिरी उसमें जिस ऑर्गेन जो शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, जो ऑरिफिस हैं, वहां पर ये जाते हैं और मल मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। किसी तो का इनके केस ही हो? आप सर बोलते हैं कि वो स्रोतस के बहिर्मुख और अंतर्मुख स्रोतस, आप इसी को बताते हैं क्या सर? हाँ, जो बहिर्मुखी स्रोतस होते हैं, अंतर्मुखी हाँ, और स्रोतस होते हैं, अंतर्मुख। ये मार्ग होते हैं, जो तो उसके इन्हीं के, मार्ग। हाँ इन्हीं के द्वारा जो आमाशय और पक्वाशय की जो क्रिया होती है वही एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आप बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। वही वही आचार्यों ने स्रोतसों को कहा है कि अगर ये दुष्ट हो गए तो रोग उत्पन्न होगा, और अगर ये दुष्ट नहीं है, आप जो भी मर्जी कर लो, रोग होगा ही। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी सर एक मतलब कंफर्म करना था मुझे, बाकी का बताओ बताओ, ये बोलो। ये जो कला है, कलाओं का जो निर्माण होता है वो क्लेद से होता है क्या सर? कलाओं का निर्माण देखिए, जितनी भी कलाएं हैं वो सभी जो है
जो मतलब कहना चाहिए, अब क्लेद का पार्ट अलग है, क्लेद को हम किस रूप में ले रहे हैं वो समझने की जरूरत है ना, कि पहले तो हमको क्लेद। हाँ। बोलो तो बोलो मैंने बोलो। पढ़ा पढ़ा था उसमें कि ये जो धातुएं बनती हैं ना, तो हम्म उनकी जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, ये वाले जो क्रम में धातु बनती हैं, तो जैसे मांस धातु है तो मांस से मेद बनेगा, हम्म तो वो मांस से जो मेद बनेगा तो बनेगा कैसे, ये वाली बात भी है ना। तो वो जो मांस से जो मेद बनेगा वो क्लेद के रूप में वो आती है, वो मतलब उसका जो पचन होगा ना, मांस का पचन होता रहेगा, तो वो हम्म क्लेद रूप में एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसका। वो कहीं ना कहीं कलाओं वो कला का निर्माण करती है। तो ऐसा मतलब मुझे कंफ्यूजन है। तो मैंने बहुत सारे अच्छे जो पीएचडी वगैरह लोग हैं बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं क्लियर ही नहीं होता, वो पता ही नहीं है किसी को कॉन्सेप्ट इसका। चलो मैं बताऊंगा कलाओं का निर्माण कैसे होता है, कलाओं का कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर कलाएं दिखती कहाँ है, ठीक है, वो सब क्योंकि बताऊंगा। क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, क्योंकि वो तो हमें समझ में आती है कि केदारी कुल्या न्याय तो सिंपली समझ में आता है कि वो सर्कुलेशन की तरह है, सिंपल। लेकिन ये जो है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, ये जो बनने वाला जो प्रोसेस है, इसका वैसे समझने का कोई वो मतलब समझ नहीं आता नहीं, कि भाई वो ऐसा हुआ। ये चीज जो जितनी भी है ये आप बता रहे हो, या मतलब कहना चाहिए जानना चाह रहे हैं, सभी जानना चाह रहे हैं, ये हमारी जो मतलब फिजियोलॉजी है उसका एक पार्ट है, और इसका यस अपना सर। एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब तक हाँ। आपको वो समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको जो केदारी कुल्य न्याय है या कौस्ती न्याय दे रखे हैं वो जल्दी एकदम आएंगे नहीं समझ में। क्योंकि हाँ, क्योंकि खेत में नाली बनाना ये अलग बात है, लेकिन उसको अच्छी तरह से क्लिनिकल रूप में समझना ये अपने में अलग बात है। कल बताऊंगा कलाओं के बारे में पूरा। और किसी को कोई कोई प्रश्न हो, कोई रख ले, नहीं तो कोई। प्रणाम सर, मेरा एक केस है सर। हाँ रखो। सर 20 साल का एक लड़का है हम्म और वेट उसका 50 के अराउंड है, हम्म और विगत 5.5 साल से उसको सर एक पैर में हम्म। स्वेलिंग है, 3+ स्वेलिंग है, और एक एक पैर में। पैर नॉर्मल रहता है सर। उसको मैंने ग्रुप में फोटो भी सेंड किया, अभी अब पहले भी किया था, अभी तुरंत किया भी हूँ देखा है, मैंने देखा है। जी। हम्म और उसका ये कंप्लेन है कि राइट लेग में सर है उसका स्वेलिंग, ठीक है। उसको बुखार कभी कभी आता है, लेकिन ठंड के साथ आता है, और उसका कहना है कि अगर 10-15 दिन में कंप्लीट अगर रेस्ट कर लूं तो वो जो स्वेलिंग है सब साइड कर जाती है, बहुत 10% के अराउंड रह जाती है, हम्म और पेशाब में जलन भी बता रहा है। हम्म और उसका कलर डॉपलर स्टडी ऑफ आर्टेरियल सिस्टम लेफ्ट लोअर लिम्ब का हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट में आया है मल्टीपल लिम्फ नोड आर सीन अलोंग लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। हम्म और इसका प्लेटलेट काउंट जो कि 1/12-21 को हुआ, हीमोग्लोबिन 13.9 है, प्लेटलेट काउंट भी ठीक है, 2 लाख के आसपास है। और इसमें एक माइक्रोफाइलेरिया इसका पॉजिटिव टेस्ट आया है सर। पॉजिटिव आया है। जी, माइक्रोफाइलेरिया। अच्छा। तो और इसमें कह रहा था कि पेट में जलन कभी कभार मुझको हो जाता है, हम्म और तो यही उसकी हिस्ट्री है सर। और वो देख भी रहे, जैसे दबाने पे जैसे कफज शोथ जैसे होता है ना सर, धीरे धीरे उठ रहा है कफ। हम्म हम्म हाँ, तो उस तरह वो भी दिया भी हूँ उसका। तो यही उसकी हिस्ट्री है सर, उसका कंप्लेन है। हम्म। तो सर इसका क्या किया जाए, मैनेजमेंट ठीक हो सकता है या क्या, कुछ क्या किया जाए सर? तो उसने कहीं दिखाया था? हाँ सर, दिखाया है, बहुत जगह दिखाया है भाई। हाँ वो फाइलेरियसिस की ट्रीटमेंट चला है भाई, बेनोसाइड फोर्ट वगैरह ये सब जो ट्रीटमेंट चलता है उसका एलोपैथ हाँ में, हाँ। वही चला है सर, 21 दिन 1 महीने कई बार चला है, तो उससे लेकिन क्या उससे हुआ? उससे आराम नहीं हुआ है सर। उससे आराम नहीं हुआ? जी, और 5.5 साल हो गए सर, ये 17 से है, स्टार्ट 17 से उसका है ये।
अच्छा, जी। कोई बताएं इसमें, बोले बताएंगे कोई? जी, सरोज जी आप बताओ इसमें। सरोज जी बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ जी। सुना नहीं था, थोड़ा ब्रीफ कर देंगे जितेंद्र सर? जी जी जी। सर उसके राइट जी लेग में ह्यूज स्वेलिंग है। जब मैंने ग्रुप में फोटो भी सर सेंड किया है उसका, ठीक है। जी और उसका कंप्लेन यह है कि उसको बुखार आता है कभी कभी, लेकिन ठंड के साथ आता है। और एक चीज ये भी उसकी कंप्लेन है कि जाड़े में और ठंड से उसके जी। पैरों की स्वेलिंग बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे ये कोल्ड, हाँ ये भी उसकी कंप्लेन है कि जैसे ठंड ठंड में और हाँ कोल्ड हाँ से तो जी। उसका जो है स्वेलिंग बढ़ जाती है। और अच्छा बर्निंग मिक्चुरेशन भी है उसका। जी और उसका जो कलर डॉपलर स्टडी ऑफ आर्टेरियल सिस्टम लेफ्ट लोअर लिम्ब का हुआ है, तो उसमें मल्टीपल लिम्फ नोड सीन अलोंग विथ लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन में ये रिपोर्ट में आया है। और ये लेफ्ट प्लेटलेट लेग में काउंट है कि राइट लेग में है? ये राइट लेग में है, लेकिन जो अच्छा, कलर लेकिन डॉपलर स्टडी, लिम्फ हाँ नोड्स अपोजिट साइड के हैं। हाँ वो उसमें है। ओके ओके। और सर, ये हीमोग्लोबिन, पूरा पूरा आपने क्लियर कर दिया, पूरा केस ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का ही जा रहा है। और माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आया है। हाँ, वो भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की ही तरफ इशारा कर रहा है। और इसका ये है कि जैसे 15 दिन मैं आराम कर लेता हूँ, किसी कहीं जी चलना फिरना या कहीं नहीं हुआ, तो ये पूरा जो है जो स्वेलिंग है सबसाइड कर जाती है, लगभग जी 10% के अराउंड रह जाती है लगभग। जी जी जी। तो इसका ये जो एडिमा के काजेज होते हैं ना, कई सारे काजेज होते हैं, जैसे लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसके अलावा हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, और थायराइड की डिसीजेज में तो ये लीवर के मोटे मोटे इतने काजेज होते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा काज जो ये रहता है, ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का रहता है। और इस केस में माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ भी चुका है आपका, जो कि एकदम क्लियर कट डायग्नोसिस बना रहा है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसमें वही लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो कि कफ की वजह से हुआ है, और यहाँ पे पित्त की भी प्रधानता है, जैसा कि आपने अभी कोई सिम्टम दिया भी था बर्निंग कि मिक्चुरेशन का है उसका। हाँ, बर्निंग मिक्चुरेशन का। तो चूंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना सर, ये राइट साइड में? ये राइट में है, लेकिन लेफ्ट में राइट में इंग्वाइनल है रीजन तो में इसका लिम्फ राइट नोड में जो है तो दिखा इसका रहा है लीवर का इन्वॉल्वमेंट। लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन में मल्टीपल लिम्फ नोड दिखा रहा है। ओके, लिम्फ नोड्स तो हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी। तो जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो राइट साइड का है, और राइट साइड का ऑर्गन जो है वो हम लोग पांच भौतिक अप्रोच में ये देखते हैं कि इसमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट या पुरानी कोई लीवर की व्याधि जरूर रही होगी, और ये इसमें पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से ये सारी संप्राप्ति बनी हुई है। जी। तो ये इसमें पेट में पित्त की जल, उष्णता और तीक्ष्णता कम करनी पड़ेगी। पेट में जलन वो कभी कभार बोलता है, बहुत ओकेजनल, बहुत ज्यादा नहीं। जी जी बॉस, तो ये पित्त की उष्णता तीक्ष्णता महाभूत के उल्टे आकाश और वायु महाभूत बढ़ाने के लिए कोई तिक्त रस प्रधान औषधियां दे दें तो इसका केस ये सबसाइड कर जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। सर बाकी आप बताएंगे। देखो ऐसा है ना जी, जो आयुर्वेद में एक शब्द लिख रखा है, रस, कि रस और रक्त। अब हम रक्त पे तो जा नहीं रहे, फिलहाल तो रस पे ही जाएंगे, क्योंकि रस का रोग है तो रस पे ही चले जाए। अब रस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सूक्ष्म पार्ट रस का
वो कन्वर्ट होता है, जो हमारा मेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, वही सूक्ष्म पार्ट कन्वर्ट होता है जो इंटरस्टिशियल स्पेस अर्थात दो कोशिकाओं के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको भी सूक्ष्म पार्ट, वही रस के भी अंतर्गत आता है। जो सूक्ष्म पार्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो अलग से बना गया है वो भी एक सूक्ष्म पार्ट जो होता है वो रस का ही होता है। इस सूक्ष्म पार्ट जो रस के होते हैं वो विभिन्न विभिन्न तरह से जो इसके अपने पोषक अंश कार्य अनुसार होते हैं। जैसे अगर हम थोड़ी सी उसमें चले जाएं, एलोपैथी में चले जाएं, तो जहां रस का पार्ट है तो प्लाज्मा का पार्ट कुछ अलग है और उसका कार्य भी कुछ अलग है। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो रस पार्ट है उसका कुछ काम अलग है और इसका रस काम जो है कुछ अलग है। जब कभी शरीर में पृथ्वी महाभूत की अधिकता बढ़ती है और रस के अंदर उसकी मात्रा बढ़ गई तो वो जो रस होता है वो रस गाढ़ा हो जाता है, अर्थात उसमें पृथ्वी महाभूत ज्यादा हो जाता है और जल महाभूत जो है उसकी अपेक्षा कम होता है। उसको अगर हमने कहीं सुखाने की कोशिश की और कटु तिक्त औषधियां उसको दी तो वो पृथ्वी महाभूत के बिल्कुल विपरीत, मतलब कहना चाहिए महाभूतों से युक्त होते हैं और वो पृथ्वी महाभूत को सुखा देंगे। पृथ्वी महाभूत को सुखाने का तात्पर्य है कि वहां पर जो जल थोड़ी बहुत महाभूत बचा हुआ है उसका भी अधिकांश पार्ट सूख जाएगा और वो भी पृथ्वी महाभूत में आना शुरू हो जाएगा। रस की अपनी एक मूवमेंट होता है, जो रस पूरे शरीर के अंदर वायु के, समझ लेना जरूर क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कहीं मिलेगी, मेरा दिमाग बोल रहा है इस समय। रस एक ऐसी पार्ट होता है जो उसके एक गुण पर निर्भर करता है कि उसका जो अवगुण है वो मंद गुण तो नहीं प्राप्त हो गया। अगर कहीं वो मंद गुण प्राप्त हो रहा है तो हमको उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मंद गुण प्राप्ति की स्थिति हो रही है वो मंद गुण प्राप्ति की स्थिति किस प्रदेश में ज्यादा हो रही है। अगर वो अधो प्रदेश में ज्यादा हो रही है तो जल महाभूत भी नीचे की तरफ जाता है और पृथ्वी महाभूत भी नीचे की तरफ जाता है, अपेक्षा पृथ्वी महाभूत जल्दी नीचे की तरफ जाता है। जब ये वो मुझे उसमें अभी ये सब नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये जो चीजें बोल रहे हैं ये थोड़ी सी वो पंचमहाभूतों पर सरोज जी ने छेड़ दिया तो मैंने उसको बताना शुरू कर दिया। तो जल महाभूत की अपेक्षा पृथ्वी महाभूत नीचे जल्दी जाएगा और वो जितनी स्पीड से नीचे जाएगा उतनी ही स्पीड से वहां पर, क्योंकि जल महाभूत का एक अंश स्नेह अंश भी होता है जो कि वायु के अर्थात किसी स्रोतस के पेरिस्टेलिक मूवमेंट पर निर्भर करता है कि उसका मूवमेंट है कितना। अगर वहां पर वो मंद गुण को प्राप्त हो गया पृथ्वी महाभूत के कारण ज्यादा, तब वहां पर क्या होगा कि वहां पर एक प्रकार से वायु को, अब वही संप्राप्ति मैं फिर आपके सामने के लिए ला रहा हूं कि वायु जो महाभूत है वो वायु महाभूत उसको, क्योंकि वो एक समान गति से पूरे शरीर में दौड़ रहा है और वहां पर किसी के कारण धीरे धीरे जाम लग गया और गाड़ी हल्की हल्की चल रही है, उस स्थिति में वायु को वहां पर कुछ रुकने का समय मिल गया और जब उसे समय मिल गया तब उसने पृथ्वी महाभूत को वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके साथ में अभी थोड़ा सा जल महाभूत है, इसलिए वो मंदता को तो प्राप्त जरूर है लेकिन स्थिर नहीं है। वो स्थिर कहाँ हुआ? हमारे लिम्फ नोड के अंदर। अब हम पढ़ते हैं वायु की अपनी जो नैसर्गिक चीज होती है वो लिम्फ नोड के अंदर कैसे वहां पहुंच गई। वायु लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फ होते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें गमन करती रहती है और जब वो उसमें गमन करती रहती है तो वहां पर जो इसकी स्निग्धता होती है उसको कायम रखती है और वो रखता है कफ। जब उसको वो कायम कफ रखता है तब वहां पर क्या होता है कि वही कफ, वही रस जो लिम्फ नोड के अंदर है
उसकी गति मंद है, और जब उसकी गति मंद है तब वहां पर वायु कुछ देर के लिए रुकी, और रुकने के साथ साथ जब वहां पर रुकी तो उसका एक आत्म लक्षण है कि जहां पर वो रुकेगी और अपनी विकृति को प्राप्त है, तब वहां पर वो उस अंग में, लिम्फ नोड में उपस्थित जो द्रवांश है उसका अवशोषण करेगी, और उसका अवशोषण करने के बाद, यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल समझने की जरूरत है, मैं बहुत नीचे तक ले जा रहा हूँ, उसका अवशोषण करने के बाद फिर वहां पर क्या काम करेगी, वो धातु क्षय करेगी। जब वो वहां पर धातु क्षय कर देगी तब वहां पर एक कंडीशन पैदा होती है कि नेक्रोसिस, जो लिम्फ नोड में अक्सर हमको देखने को मिलते हैं, कहते हैं कि मेसेंट्रिक लिम्फ नोड या छाती में जो लिम्फ नोड होते हैं वो नेक्रोज लिम्फ नोड हो गए हैं, तब वहां पर मानते हैं और बिल्कुल समझते भी हैं कि यहाँ पर वायु के द्वारा जो जल महाभूत है, अर्थात जिसके अंदर पृथ्वी महाभूत कम था, उसको इसने जलाया है, उसको इसने खत्म किया है, और खत्म करने के बाद वहां पेरिस्टेलिक मूवमेंट करके धातु क्षय किया, नेक्रोसिस की कंडीशन आ गई। यहां पर नेक्रोसिस नहीं हुई, क्यों? पीछे सोचो मैं क्या बोल के आया, अर्थात उसमें जल महाभूत ज्यादा है, पृथ्वी महाभूत कम है, और यहाँ इस संप्राप्ति में उल्टा हो रहा है, यहाँ पृथ्वी महाभूत ज्यादा है, जल महाभूत कम है, इसलिए उसको वो सुखा तो नहीं सकती, लेकिन वहां पर आयाम पैदा कर देगी, और जब आयाम डायलेशन पैदा कर देगी तब वहां पर लिम्फ नोड जो बड़े होंगे वो दिखा रही है, अन्यथा पूरी बॉडी में घूमते हुए कहीं दूसरी जगह के लिम्फ नोड नहीं बढ़े हैं, तब यहाँ पर पृथ्वी महाभूत को सुखाने की चिकित्सा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जल को और ज्यादा डाइल्यूट करे, अर्थात जल महाभूत की वहां मात्रा बढ़ा के पृथ्वी महाभूत को वहां पर सॉफ्ट करे, और इतना मृद अवस्था में लाए, इतनी कंसंट्रेशन में लाए कि वो ऊपर की तरफ जब लिवर सक करे, तब जो है उसके सकन प्रेशर से जिस तरह से बॉडी में नॉर्मल प्रक्रियाएं हो रही थी वो प्रक्रियाएं ठीक हो जाएं, और जब ठीक हो जाएंगी तो नीचे का जो सोत है वो आराम से ठीक हो जाएगा। सली पदार्थ एकांक शोध अथवा सर्वांग शोध अथवा उदरों के दोषों का संचय अधिक हो, इसके परिणाम स्वरूप संख्या तथा तीव्रता की दृष्टि से लक्षण भी अधिक हो, उधर ऋण भी बलवान हो, और तात्पर्य तीक्ष्ण विरेचन के परिणाम को सहन कर सकता हो, तो जयपाल लिखो चिकित्सा। ओके सर। संप्राप्ति समझ में आई? जी सर आई है, थोड़ा सा लास्ट वाले में सर। और किसी के लिए संप्राप्ति समझ में आई? आज पंच भौतिकी सर नया तो थोड़ा हो गया। सर इसमें उसका जो उसको बर्निंग मैच्योरेशन है उसको कैसे समझेंगे? मैं वो ही बता रहा हूँ, क्योंकि पित्त तो अपना काम करेगा ना, पित्त तो वहां जाएगा, और पृथ्वी महाभूत है। अब पृथ्वी महाभूत जब बलवान स्थिति होता है, देखो समझने की जरूरत है, पृथ्वी महाभूत जब बलवान की स्थिति होता है तो आप पृथ्वी महाभूत बलवान की स्थिति में है, आप 5 महाभूत को एक सीरीज में रखो। नंबर 1 अरे बोलो आकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, और नंबर 4 जल, और नंबर 5 पृथ्वी। ठीक हो गया ना? अब 2 को तो किनारे करो, वायु और आकाश को, हो गए ना? ये क्या लिखा है? पंच भौतिक वाला नहीं आया, वो जल्दी आएगा भी नहीं, वो तो तभी तो मैं रोके पड़ा हूं, वो तो वहां पर उन्होंने, तभी मैंने उसको कहा। देखो अब यहाँ ऐसे समझ सकते हो, 4-5 महाभूत लाइन में लगे हैं, और 5 महाभूत में एक एक महाभूत का प्रवेश होता चला जा रहा है,
और वो आखिर में पृथ्वी में पहुंचे। ठीक, देखो अब थोड़ा सा समझ ही लो। जी अग्नि महाभूत तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पर जल महाभूत है और पांचवें नंबर पे पृथ्वी महाभूत है। इन्हीं पांचों महाभूतों में एक समवायकार, एक मतलब कहना चाहिए सामान्य है, और एक जो है कोई ग्रुप दो का वो विशेष है। विशेष ग्रुप क्या है कि हमको क्या देने हैं, अग्नि मतलब कहना चाहिए वायु आकाश महाभूत देने हैं। पृथ्वी महाभूत को अपित्तघात होता है, और अपित्तघात के हिसाब से अगर पित्तघात करता होता तो ये जो चीज है ये बनती नहीं, क्योंकि उसका पूरा स्पेस घिरा हुआ है। तो हमको वायु देनी है, हम वहां पर वायु है, अग्नि है, और दो महाभूत प्रबल अवस्था में, और दो महाभूत प्रबल अवस्था में उसके साथ में अग्नि लगी हुई है। अच्छा, अब एक चीज है, पृथ्वी महाभूत पर जब जल गिरा, और जल गिरने के बाद जब अग्नि हमने जलाई, तो वो पहले जल गिराएगा या फिर उस जल के अंदर अग्नि प्रवेश होगी, या सीधे पृथ्वी महाभूत में प्रवेश हो जाएगी? जल में पहले। जल में होगी ना, ये तो क्लियर है ना, ये समझ में आ गया। अगर हम किसी भी चीज को अगर हम मतलब कहना चाहिए जलाते हैं, तो अग्नि सबसे पहले उसकी नम्रता को, जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, मॉइस्चर है, उसको खत्म करेगी, सीधे लकड़ी जलाएगी। मॉइस्चर को खत्म करेगी पहले मॉइस्चर को खत्म करेगी, जल जलाएगी पहले। इसका मतलब वो उसके अंदर प्रवेश करेगी, वो उसके अंदर प्रवेश करेगी, और अंदर प्रवेश करने के बाद तब अपने गुणों को प्रदर्शित करेगी, और उसी जल से फिर पृथ्वी में वो जो हो गई, वो चार महाभूत हो गए, तीनों पृथ्वी, चारों महाभूत जो है पृथ्वी के अंदर प्रवेश होंगे, और पृथ्वी पंच महाभूत हो गई। और जब पंच महाभूत होगी तब उसमें दो चीज समझ में आती है। एक, अब खूब बारिश हो रही है, जो बारिश हो रही है तो वहां पर पृथ्वी महाभूत की जो अपनी क्षमता थी, जिसके अंदर अग्नि प्रवेश होनी थी, वो अग्नि प्रवेश अब उतनी नहीं है, क्योंकि बारिश में जो जल होता है उसके अंदर अग्नि होती है, और वो अग्नि पृथ्वी महाभूत में प्रवेश हो नहीं पाती। होती तो है लेकिन इतनी जल्दी हो नहीं पाती। जब भी अग्नि प्रवेश करेगी, बादल खुलने के बाद सूर्य आएगा और फिर अग्नि को प्रवेश करेगा सीधे वो जल के अंदर, और जल से फिर सीधे वो जल सहत धीरे धीरे सुखाएगी, और वही अग्नि सीधे प्रवेश करती चली जाएगी हमारी पृथ्वी महाभूत के अंदर। या यही तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी महाभूत जो है वो प्रबल अवस्था में है, जल कम है, और जल कम है तब वहां पर जो अग्नि है वो किसमें जाएगी? फिर दोबारा से समझ लो, पंचभौतिक एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा। अब जल, सीधा हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो, यानी इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा कम है? सर अग्नि जल, सिग्नल मेरे जा रहे हैं या सबके जा रहे हैं? अग्नि जल में होके ही तो पृथ्वी में जाएगी। पहले ये बताओ, सिग्नल मेरे कम आ रहे हैं, सबके कम आ रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? बीच में सभी का गड़बड़ हो जाता है। आपकी आवाज क्लियर, मेरी आवाज ही ठीक नहीं आ रही है ना सर। पृथ्वी का विलीनीकरण जल में होगा, पृथ्वी और जल दोनों का विलीनीकरण अग्नि में होगा। पंच महाभूतों का विलीनीकरण सिद्धांत के अनुसार। किसका होगा? पृथ्वी का किसमें होगा? हेलो हेलो,
मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ, अब बोलो। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है हाँ। डॉक्टर साहब, आ हाँ। रही है। पृथ्वी का विलीनीकरण जल में होगा और जल दोनों का विलीनीकरण अग्नि में ये किसने कह दिया कि होगा? पृथ्वी ये की, अब महाभूतों का पृथ्वी का? विलीनीकरण का सिद्धांत है। अरे नहीं सर, आप जरा थोड़ा सा, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है वो मतलब कहना चाहिए बिल्कुल गलत है, लेकिन आप इतना देखो कि जल का जब मतलब कहना चाहिए आकाश, आकाश में एक गुण, और उसमें वायु घूमी तो दो गुण, और उसमें अग्नि हुई तो तीन गुण, और उसमें जल आया तो चार गुण, और आखिर में पृथ्वी आई तो पांच गुण। तो पृथ्वी का विलीनी, पृथ्वी में जो प्रवेश होगा वो उन चार महाभूतों का होगा, या पृथ्वी एक महाभूत अग्नि के अंदर घुस जाएगी? पृथ्वी में चारों, एक सर महा, चार महाभूतों का होगा ना? पृथ्वी के अंदर गुण तो चारों महाभूतों के रहेंगे, लेकिन विलीनीकरण में बता रहा हूं सर, महाभूतों के, चारों महाभूतों के गुण तो पृथ्वी के अंदर रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं विलीनीकरण में उल्टा कॉन्सेप्ट दे रहा था ना, कि जो पृथ्वी जो होती है वो जल महाभूत में विलीन होती है, और पृथ्वी और जल दोनों अग्नि महाभूत में विलीन होते हैं। ये विलीनीकरण सिद्धांत तो यही है, लेकिन जैसे आकाश का गुण है अप्रतिघातत्व, तो फिर आखिर, आकाश तो का आखिर नहीं, तो आखिर में तो फिर वायु में सब विलीन हो जाना चाहिए। अग्नि नहीं, आकाश पृथ्वी में होंगे, क्योंकि जो सीरियल वाइज ऑर्डर है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है। ठीक है, तो अच्छा, सब, प्रवेश पहले तो प्रवेश ले लेना, प्रवेश कैसे जी होगा? जी, प्रवेश आकाश से होगा। आकाश में किसका होगा? आकाश में वो हमारी जो तन्मात्राएं हैं, जो हमारे 9 द्रव्य बोले गए हैं ना, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, तो मन, काल, दिशा और आत्मा, वो सब आकाश में विलीन होते हैं। ठीक है, तन्मात्रा का स्वरूप क्या है? तन्मात्रा का स्वरूप सर इतना डिटेल में मुझे नहीं जानकारी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसकी तन्मात्राएं हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की। नहीं, ये तन्मात्राएं नहीं, ये तो इनके गुण है। अच्छा अच्छा, तन्मात्राएं अलग होती जी जी। है। एक दूसरे से जब महाभूत का इसमें प्रवेश होता है, तो उस प्रवेश के साथ में एक महाभूत दूसरे महाभूत में प्रवेश करता चला जाता है, और जितने गुण आकाश के होते हैं उतने उतने ही संख्या में पृथ्वी के घटते चले जाते हैं। आकाश में केवल एक गुण होता है, लेकिन वो अप्रतिघात होता है, और उसके हिसाब से उसमें जो आकाश के गुण हैं वो 5 गुण होते हैं उस तन मात्रा के हिसाब से। वो मैं बताऊंगा जब आपको। पृथ्वी में 14 गुण होते हैं, लेकिन उन 14 गुणों में 4 गुणों को बिल्कुल एकदम आचार्यों ने द्रवत्व, गुरत्व और मतलब क्या चाहिए परत्व और अपरत्व, इन 4 गुणों को गौड़ में रख के उन 14 में समावेश करके 10 को, वो कौन से मैं बार बार भूल जाता हूँ, कौन से 10 गुण? परादि गुण सर, परादि गुण, परादि गुण सर। हाँ, इनको उसमें किया है। पृथ्वी, अब आप देखें जल, जो आकाशीय जल होता है, वो आकाशीय जल क्या पृथ्वी युक्त होता है? बारिश हो रही है, पृथ्वी, बारिश हो रही है, वो जल आकाश युक्त होगा, वो पृथ्वी युक्त होगा? नहीं, और जब पृथ्वी पे आया तो पृथ्वी निगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। और जो अग्नि उसके अंदर ऊपर से आई वो पॉजिटिव है? नेगेटिव। जब वो अग्नि जो जल के साथ में ऊपर से आ रही है वो पॉजिटिव है? बोलो हाँ पॉजिटिव है, इसलिए एसिडिक होती है, इसलिए एसिड रेन बोलते हैं उसे। वो पॉजिटिव है, नीचे पृथ्वी नेगेटिव है। जब हम घर में बिजली फिट कराते हैं तो उसका एक अर्थ नीचे दे देते हैं, किसको? पृथ्वी के लिए, और वो वहां पर करती है उसको न्यूट्रलाइज। तो जल जब नीचे गिरा और पृथ्वी से उसका संपर्क हुआ, तब कैसा हुआ?
न्यूट्रल ही होगा सर। अब न्यूट्रल होके जब वो सूर्य की किरणें उस पर पड़ी और पड़ने के बाद कुछ जल चला गया पृथ्वी के अंदर और कुछ जल चला गया ऊपर, जो ऊष्मा जल ने प्राप्त की, उस जल से ऊष्मा जो प्राप्त हुई वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश हुई, और जब पृथ्वी के अंदर प्रवेश हुई तब वहां पर वो जो जल था वो जब नीचे चला गया, तब उस जल का जो माध्यम था वो क्या हुआ? अब उसमें अग्नि महबूत ज्यादा है या पृथ्वी महबूत ज्यादा है या जल महबूत ज्यादा है? आचार्यों ने इसी को स्पष्ट किया है। पृथ्वी कभी जल में विलीन तो हो सकती है, उसकी एनर्जी को आप ठंडा तो कर सकते हो, उसके ट्रांसफर तो कर सकते हो ऊर्जा के लिए, एक से कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे में, ये साइंस का नियम है। लेकिन संस्कार के द्वारा अगर हम उसका संस्कार कर दें तो वही जल और वही पृथ्वी क्वाथ बनकर पृथ्वी का ही काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता होती है। वो उसको जल को भी ग्रहण कर जाएगी, अग्नि को भी ग्रहण कर जाएगी, कोई भी महाभूत है उसको ग्रहण कर जाएगी। अगर मिट्टी सूख गई तो उसके अंदर वायु को और आकाश को भी जगह दे देगी, और उसमें महाभूतों की प्रविष्टि जो होगी, उस समय जल की प्रविष्टि नहीं है, उस समय उन दो महाभूतों की जरूरत होगी। और इसी को आचार्यों ने कफ के जब गुणों का वर्णन किया तो शलश गुण कहा, शलश गुण कहा कि चिकनी तो होगी लेकिन उसमें स्निग्धता नहीं होगी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, अमनदीप जी कह रही हैं बहुत ज्यादा पंचभौतिक में है। पंचभौतिक कोई छोटी चीज नहीं है जिसको हम किसी डिजीज से जोड़ दें। डिजीज से हम तब जोड़ सकते हैं उसके लिए जब हमको पूरी तरह से पता हो कि यहाँ पर इतने महाभूत हैं, महाभूत का इससे संबंध कभी भी हो सकता है। पृथ्वी अपने अंदर तीनों महाभूत, चारों महाभूतों को कभी भी अपने अंदर प्रवेश कर सकती है और उनको जगह दे देगी, और उनकी जो संस्कारिक क्षमता होगी उसको ज्यादा भी कर देगी, खुद कम हो जाएगी, उनको ज्यादा कर देगी। जैसे बहुत ज्यादा जब सूखा पड़ता है, जब सूखा पड़ता है तो पृथ्वी चटकती है, आपने देखा है कभी? पृथ्वी चटकती है। जी सर। और जब वो चटकती है तो उसने दो चीजों को अपने अंदर प्रवेश, अपने महाभूतों को दे दिया कि आकाश तू भी आ और वायु तू भी आ जा, और अग्नि तो उसके अंदर प्रधान हुई। तो पृथ्वी के अंदर अब कितने गुणों की प्रधानता होगी? अब कौन से महाभूत की चिकित्सा करोगे? तब वहां पर हमारे पास एक ही बचता है कि यहाँ पर जल महाभूत की चिकित्सा कर दो, अच्छा है, क्योंकि जल महाभूत अग्नि को अपने अंदर कर लेगा, लेकिन जो वायु होगी वो अपने अंदर अग्नि को प्रवेश कर नहीं सकती, बल्कि उसको लेके साथ चल सकती है। सरोज जी, हम कुछ ठीक बता रहे हैं? भाई को सर वायु अग्नि को लेके वायु अग्नि को योग बाह्यता से लेके चल सकती है, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकती वो। ठीक है सर, प्रवेश नहीं कर, ठीक है सर। अपने अंदर प्रवेश कर जाएगी, क्या कर देगी? अगर वो कर देती तो वो एक रूप धारण कर लेती, अपने रूपों को बदलती ही नहीं। लेकिन पृथ्वी अपना रूप धारण कर सकती है, अलग रूप कर देगी, पांचों महाभूत, चारों महाभूतों को अपने में समावेश कर लेगी। अगर जल है तो जल को भी समावेश कर लेगी, और अगर जल नहीं है तो वो दो महाभूत जो पीछे के रह गए, तीन, आकाश अग्नि और वायु, तीनों को जगह दे देगी, और वहां से पृथ्वी फटती है फिर, और फटेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ आकाश महाभूत भी आ गया, वायु इसके अंदर प्रवेश भी कर गई। और क्योंकि इसका काम था कि इसने अग्नि महाभूत को अपने अंदर इतना प्रवेश कर लिया कि इसने जो स्निग्धता का पार्ट था, जो जल महाभूत था, उसको पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। भस्मों में यही विशेषता होती है कि भस्म में पृथ्वी महाभूत युक्त होती हैं, उनके अंदर पृथ्वी महाभूत ज्यादा होगा, उनके अंदर वायु ज्यादा होगी, उनके अंदर अग्नि ज्यादा होगी, लेकिन उनके अंदर जल नहीं होगा। तो जल का काम है चिपकना, स्निग्धता पैदा करना, और तभी आचार्यों ने कफ के एक गुण को, संरक्षण गुण, वो समझ में आया, चिकना,
भस्म चिकनी होती हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, मेज पर हाथ लगाते हैं तो पृथ्वी तो है लेकिन चिकनी है। संरक्षण गुण, भस्म चिकनी होगी लेकिन चिपकेगी नहीं। और चिपकने का गुण किसमें है, जल महाभूत के अंदर। तो हम कहेंगे इसमें 4 महाभूत हैं एक साथ, और पृथ्वी महाभूत इसमें प्रबल अवस्था में है, बाकी 3 महाभूत इसके उत्तर उत्तर क्रम में कम है। और जिसमें ज्यादा होते हैं मंडूर भस्म, मंडूर भस्म में अग्नि प्रधान होती है, और मंडूर भस्म सौम्य होती है। 100 साल पुरानी मंडूर भस्म अच्छी होती है, 80 साल पुरानी मंडूर भस्म मध्यम होती है, और मंडूर भस्म 60 साल पुरानी है तो फिर वो थोड़ी सी होती है। आजकल जो मंडूर भस्म है वो लोहे का मल होता है। चलो अब इसकी चिकित्सा लिख लो आप फटाफट, बाकी बाद में देखेंगे। लिखें सर एक बार, भस्म में कौन से महाभूत प्रधान होते हैं? पृथ्वी, जल और किसमें? इसमें सर बोले आप कि जितनी भस्में हैं पृथ्वी, जल, अग्नि पृथ्वी जल प्रधान होती। नहीं, भस्में होती हैं वो पृथ्वी, जल प्रधान नहीं होती, वो पृथ्वी प्रधान होती है, अग्नि प्रधान होती है, वायु प्रधान होती है। जी जी। जल तो होता ही नहीं उनके अंदर, होता है तो बहुत कम होता है, जो कि पंच महाभूत की स्थिति को बना के रखता है, जिंदा रखता है। क्योंकि 5 महाभूत होंगे तो होंगे जरूर, लेकिन कम या न्यून अवस्था में। जी जी, ओके सर, बोलो। लिखो जयपाल, आप अंशुकिची, जयपाल का मतलब आप उसे तीक्ष्ण विरेचन दें, और तीक्ष्ण विरेचन में आप उसको तय कर लें कि मेरे को इसको तीक्ष्ण विरेचन देना है, तो आप उसे जयपाल के कोई घटक, जैसे कि जमाल गोटा जो है जयपाल का मतलब, तो आप जानती होगी इच्छा उसमें कौन सी इच्छा है? भेदी रस भेदी सर। ठीक, जयपाल दे, और जयपाल के द्वारा प्लिहारी रस दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे, दे सकते नहीं है, देंगे। एकट प्लियाहर लोहो, आरोग्य वर्धनी बटी, पुनर्वादी मंडूर, बल्कि एक काम करो, जी सर। पुनर्वादी मंडूर काट के पुनर्वरिष्ठ दो। जी। एक गौमूत्र रहित की, जी एक दिन में 1 बार देना। जी। आयुर्वेद प्रपाटी के अनुसार इस चिकित्सा में लाभदायक चिकित्सा, हाँ हाँ, अब लिखें। हाँ ये अच्छा, हाँ लिखें कुक्कुटान तक भस्म, कपर्दक भस्म, जी। कुक्कुटान तक भस्म हो गई, कपर्दक भस्म हो गई, 7 किलो है। जी। ये हो गया, कुक्कुटान हो गई। आंवला की चूर्ण, अब इसकी मात्रा पहले तय सेट कर लो। कुक्कुटान तक जी भस्म 10 ग्राम, 7 किलो 10 ग्राम, जी। कपर्दक भस्म 10 ग्राम, जी मिला दो 30 ग्राम हो गई। जी। 20 पुड़िया बनाओ। अमल की चूर्ण की जगह पे अगर अमल की हाँ रसायन हाँ मिलाएं तब? मैं बता रहा हूँ, 20 पुड़िया में बना दो। 30 की सर, 20 20 20। 20 जी 3 ग्राम अमल की रसायन, जी ठीक है। 250 mg कुट की, जी 250 mg कुट की इसी पुड़िया में। जी ठीक है। जी जी रोहित का रिस्ट 20 ml के साथ, जी। इतनी चिकित्सा दे दो बस उसको।
सर तो बता दिया जाए सर, इच्छा भेदी रस कितनी दे उसको, कब दे? इच्छा वेदी रस जब आपको विरेचन कराना है, उसको तीक्ष्ण विरेचन कराना है 2-3 दिन, जी ठीक है, और उसको 3-4 दिन के अंतर से कराना। एक दिन के देने के बाद फिर तीसरे दिन दे दिया, एक दिन देने के बाद फिर तीसरे दिन दे दिया, 12 दिन में 3 बार कराना है, अल्टरनेट करके सर, अल्टरनेट करके, ठीक है। 3 और बार। उसको, हाँ, उसको ये देखते रहना है कि वायु बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जी तो ये कैसे क्योंकि देखेंगे सर? क्योंकि हाँ, मैं बता दूंगा, उसका शरीर हल्का होता चला जाएगा, जी और जब हल्का शरीर हो जाए तो पहली बार में ही हल्का हो जाएगा, लेकिन 2 बार तो देना ही देना है, जी ठीक है। 2 बार के बाद फिर मुझे बताना कल परसों 3-4 दिन के बाद, कब मैं क्या करूँ। सर एकीकृत प्रहार लौह कितनी दे? एकत्र पिलिहार लो, आधी गोली देना उसको, और तब इसमें तक तो जब, इच्छावादी रस है। हाँ हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, तब तक नहीं देना हाँ है सर। उसको जब तक विरेचन कल्प देंगे तब तक इच्छा वेदी रस नहीं देना, अच्छा सर, एकीकृत प्रहार लौह देंगे तो इच्छा भेदी नहीं देंगे? नहीं देंगे। उसके बाद जब विरेचन उसका हो जाएगा 2 दिन, मतलब 8 दिन में 2 बार, तब उसको आधी गोली जी एकत्र पिलियाहर लो की देनी है। जी जी, यानी सर इच्छा भेदी, पहले इच्छा भेदी देंगे उसके पहले बाद इच्छा, एकीकृत प्रहार। हाँ हाँ हाँ, तो हाफ सर 2 बार देंगे ना कि 1 बार? नहीं, एक बार में खेलेगा यार वो। अच्छा हाफ है। हाँ आरोग्यवर्धिनी 2 BD कर दें? हाँ, आरोग्यवर्धिनी 2 गोली, पुनर्वरिष्ठ 20 ml, रोहित का रिष्ट 20 ml उस पुड़िया के साथ। जी ये सर सब खाने के बाद कि कोई खाली पेट भी है? ये जितनी भी दवाइयां हैं वो सब जो है, मतलब कहना चाहिए खाने के बाद ही दें, लेकिन इच्छा वेदी रस जो है, जैसे विरेचन हम देते हैं उसके हिसाब से ही दे दें। अगर उसको थोड़ा बहुत सुबह के लिए खा पी के फिर उसको 20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद इच्छा वेदी रस दे दें। सुबह सर दें? हाँ, सुबह दें, दिन रात को ना दें मरीज के लिए। अच्छा खाली पेट दे दें सुबह। हाँ, सर कितनी मात्रा दें इच्छा भेदी रस का? लगभग गोलियों के रूप में आता है तो? अब उसके बल के हिसाब से तय कर लेना, फिलहाल 1 गोली देना उसको। अच्छा जी जी जी, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, फिर टाइम। गोमूत्र हरित की कब देना? हाँ सर गौमूत्र, गोमूत्र। हाँ, ये जी गौमूत्र रहित की भी इच्छा वेदी रस के बाद ही देना है। जो पुड़िया बनाई है ना रोहित का रिष्ट और ये सब, ठीक जी। है, आरोग्य वर्धनी, ये उसके साथ साथ दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत अच्छा गोमूत्र है की सर कितनी मात्रा होगी इसकी? नहीं। आधा चम्मच सुबह शाम, जितने भी ज्यादातर है ये सौंफ, तीक्ष्ण, ठीक है, ये दोनों प्रकार के मैंने विरेचन ही दे रखा है, क्योंकि इसकी चिकित्सा ही इसकी विरेचन है। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। दो ही आराम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। सर अगर इच्छा भेदी रस से अगर मोशन उसका फ्रीक्वेंटली हो तो फिर कैसे उसको, तो ये भी देखना होगा ना कि मान लीजिए फ्रीक्वेंटली अगर कुछ तो 8-10 बार हो जाए। हाँ तो जी। उसके हिसाब से रोक दो उसको, 8-10 बार अच्छा हो जाए, अच्छा 2-3 बार ही कराना है। उसके बाद से जिस हिसाब से आप गर्म पानी, ठंडा पानी पिला दें, ठंडा पानी को गर्म पानी पिला दें। जी जी जी, चलो ठीक है। ठीक, आज ओके सर। जी, सर हाँ, गुड नमस्ते नाइट सर। सर। ना, सर अरे मेरा वो ये ओबेसिटी ये वाला केस। पहले रख दिया करो। सबसे मैं शुरू शुरू में ही बोल रहा हूँ कि किसी का केस है फटाफट रख लो, किसी का केस है रख लो। जी सर, आप जितेंद्र जी एक ने बार देख। एक केस रखा था, तो उसको फिर पंच जी महाभूत चिकित्सा के आधार पे भी समझाना शुरू इसलिए कर दिया था, क्योंकि किसी का कोई प्रश्न भी नहीं था, कोई वो भी नहीं था, वरना मैं उसको रोक देता, आपका जो है वो केस ले लेता उससे। सर ठीक है सर, कल कल या कल परसों ले करेंगे। हैं। आप एक बार ठीक। देख लीजिए, अच्छा, किसी को मैंने ये जो हिस्ट्री डाल दिया। हाँ हाँ, ठीक है, किसी को ये जो पंचभौतिक चिकित्सा ये बीच बीच में मैं बता जाता हूँ तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता होगा, है? हो जाता है। अरे मीनल जी, आपको समझ में आ रहा है कुछ पंचभौतिक? नहीं नहीं, पर हाँ ठीक है। मैं जो बताता हूँ। हाँ सर बिल्कुल, ये आज का कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आया सर। हाँ सर इसमें यही है कि संतर्पण के लिए पंचभौतिक पृथ्वी महाभूत है और अब तर्पण के लिए आकाश वायु, लेकिन अग्नि की दोनों में जरूरत पड़ती है सर, यही सर ना है इसका? डिटेल में आप लेंगे सितंबर में तो और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ जी सर, जी हाँ, सर और और एक जी, अभी तो प्राइमरी है। सर एक और बोलना था सर। पाइल्स और फिस्टुला की संप्राप्ति भंग करने के लिए कुछ मेडिसिन बताएंगे सर एक बार? एनल फाइल्स फिशर भी सर बताइए। पूरी अर्थ चिकित्सा बताएंगे। हाँ सर।
पूरी फिशर अस्थिचिकित्सा फिस्टुला और जो सब एनोरेक्टल जो होते हैं ना सर, सब जितनी इसके सब अंदर सब सब बताएंगे। अर्श का तो सर बहुत क्या ही होता बढ़िया है, लिखा। मीन्स क्षारसूत्र कर लिया, कुछ भी कर लिया जी सर, लेकिन क्या होता है बाद में फिर से रियकरेंस होने के चांसेस रहते हैं ना, तो उसकी संप्राप्ति कैसे भंग करना है, एक बार बताएंगे सर? अच्छा, अर्श की चिकित्सा मैं अभी डाल रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लें एक बार, फिर मैं समझा दूंगा। मेरे पास अर्श की चिकित्सा मैंने लिखी है बहुत पहले, लेकिन चलो मैं डाल देता हूँ। फाइब्राइड की भी है, अर्श की भी है, ठीक है। एनल फीसा भी डालिए सर। हाँ हाँ, आपने एक बात बोला केसेस बहुत हो रहे हैं, तो केसेस हम वाइज में ही डाल दिया करें ग्रुप में, तो मुझे लग रहा केसेस कई एक हैं, वो हो नहीं हाँ पा रहा है। तो उसमें, हाँ क्या तो ग्रुप में डाल डाल दे, दिया करेंगे क्या? हाँ ग्रुप में डाल दे, ग्रुप में डाल दो उसको। चलिए हाँ जी जी जी। तो ग्रुप में डाल देंगे तो सर मैं आगे मेरा पीछे एक करते। एक कल वाले केस के, सर कल जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर एक मेरे को पूछना था सर। सर आप जैसे बोले ना, हर्तकी और मधु का सेवन कराना चाहिए हाँ पहले शुरू हाँ पेशेंट जब आता हाँ है, हाँ पेन में होता है, तकलीफ में होता है, थोड़ी सी टेंशन भी लेके आता है सर। तब एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसे प्रोटोकॉल है, हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब भी पेशेंट ऐसे दुख में आता है ना सर ऐसे, तो उसको पहले 8-10 दिन के लिए मैं उसको एरंड तेल और थोड़ा सा एक आधा पेन के लिए कुछ दे के भेज देती हूँ सर, फिर बाद में लेती हूँ। जनरली बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जब पेन वगैरह कम हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंट इमीडिएटली आने के बाद ही प्रोसीजर करना, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है शायद, ऐसे मुझे लगा सर। क्या मैं सही हूँ या फिर सर ऐसे नहीं, कुछ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही तरीका है। हाँ तो फिर मैंने आज भी एक पेशेंट को आप जैसे बोले हर्तकी और मधु दे के भेजी हूँ सर। फिस्टुला वाला पेशेंट है, छोटा सा ही ट्रैक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पेरियानल रीजन की साइड में जब फिस्टुला का ट्रैक बनता है तो वो ज्यादा पेनफुल होता है सर। और मैंने ऐसे देखा कि टुवर्ड्स हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो उस जगह पे पेन थोड़ा कम होता है सर, ऐसे मुझे लगता है। तो नीचे पेरियानल रीजन के साइड में करते हैं तो तब शॉक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है शायद, ऐसे लगा मुझे सर। चलो मैं जस्ट एक डिस्कशन ऐसे ऐसा करते हैं, एंटीरियरली रहता है मैडम ज्यादातर। ऐसा करते हैं कि एक जो है लेक्चर प्रमोद मिश्रा जी का और एक लेक्चर प्रभाकर जी का, इन दोनों का जी सर। एक एक लेक्चर जो है वो संडे वाले दिन रख देंगे। इस संडे तो नहीं, लेकिन अगले संडे और अगले संडे मैं बता दूंगा, लिंक भी भेजूंगा। जी और ये दोनों लोगों का एक एक लेक्चर, क्योंकि दोनों ही स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, तो एक एक लेक्चर रख जी देता सर। हूँ। जी प्रमोद जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा, वैसे तो आप बोलोगे तो कहीं वो कुछ मिस्टेक होगी नहीं, लेकिन एक सीरीज बना के आप तैयार कर लो कि मेरे को इस तरह से ऐसे पॉइंट करना है, तो फिर भी एक लेक्चर जो है आपको रख दीजिए। जी प्रमोद जी, सर बाकी बाकी मैं फोन से बात कर लूंगा, ठीक है, मैं करता हूँ इसको। लेके कह दिया सर बाकी प्लीज, हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो, छोटे प्रोसीजर्स कर लेती हूँ तो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है कि थोड़ा कभी पेशेंट पेन करके आता है, कुछ और एक्स्ट्रा सा करता है, लेकिन ना मैंने देखा है सर कि जो ट्रैक किया हुआ है वो नहीं रिपीट हुआ, लेकिन उसके बाजू में दूसरे ट्रैक फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी लगती है मुझे। तो मुझे लगा कि इसकी संप्राप्ति होती है तो उसको भंग कैसे करें, माने फिर से पेशेंट ये नहीं कंप्लेन लेके आए कि दूसरी जगह आ गया। वो चिकित्सकीय पार्ट मैं बताऊंगा आपको, जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो दोनों लोग बताएंगे, प्रभाकर जी और ये। जी सर। प्रमोद सर की तो मैं तो पहले शुरू में फर्स्ट वाली केस तो प्रमोद सर का देख के ही किया था सर, हाँ तो ठीक है, मैं उनका ही वीडियो देखा था। दोनों का ही लेक्चर कराऊंगा, प्रभाकर जी का भी जी कराऊंगा, सर। प्रमोद जी प्रभाकर का जी भी भी कराऊंगा। बहुत अच्छे केसेस जी करते हैं, जी मेरी जी बात सर, होती है उनके भी प्रभाकर वीडियोस जी से। देखे हैं सर। ठीक है, और जी आप जी लोगों से दोनों से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कर लो, क्योंकि इस संडे को छोड़ के अगले संडे को मैं किसी एक जिनकी अच्छा जो है, मतलब एक सीरीज है, वैसे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक सीरीज बनानी होगी कि हमें यहाँ से बोलना है, समझाते हुए यहाँ पर खत्म कर दें। ठीक ठीक, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल आपका सर आदेश का पालन। सर एक क्वेश्चन है। अब मत रखो, कल रख लेना। अच्छा चलिए सर, ठीक है ठीक नहीं सर, वो सेकंड का ही था सर, और कुछ नहीं। ठीक है सर, राम सर। चलिए ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, सभी को प्रणाम। गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्कार नमस्कार।